पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि ये मानवा मेरे लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। तुम्हारी एज 14, 15, 18 तक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें ऐसी चीजें क्यों पसंद आती हैं, लेकिन ये एक सब्सक्राइबर ने सजेस्ट की थी और अब हम इस पर एक पार्ट बना रहे हैं। अगर इस पर बाय चांस किसी जादू से बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं तभी इसका सेकंड पार्ट बनेगा, और तब वो भी शायद एक ऐसा ब्लॉन्ड लड़का है जो कि असली दुनिया से एक गेम वर्ल्ड में लेकर आया गया था, फिर एक फैंटेसी वर्ल्ड में, जहां पर हर एक मेन कैरेक्टर एक बहुत ही सुंदर लड़की होती है। अब ज्यादातर फैंटेसी वर्ल्ड्स में ये होता है कि तुम वहां पर जाते हो, तुम स्ट्रांग होते हो, तुम वीक होते हो, तुम जीत सकते हो, लेकिन इस दुनिया में इसकी किस्मत खराब है। एक ऐसा विलेन बनकर आता है जो कि बस शुरू में टेम्परेरीली आता है और उसके बाद तबाह हो जाता है। यहाँ पर इस बेचारे लड़के के साथ बहुत कुछ बुरा होता है। ये सुंदर मेड इसके साथ फ्लर्ट करती है, उसके अलावा ये आइस प्रिंसेस भी इसके साथ फ्लर्ट करती है। कितना बुरा हो रहा है। और ये लाल ड्रेस में जो लड़की है जो कि इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरो या हीरोइन है, वो भी इसके साथ फ्लर्ट करती है। और तुम कुछ पिक्चर्स देख सकते हो तो तुम समझ ही रहे हो कि इसके साथ कितना बुरा हो रहा है। तो मैं तुम्हें एक और बार वार्निंग दे देता हूँ, अगर तुम्हें वीडियो छोड़कर जानी है और इस पर बहुत कम व्यूज आते हैं तो मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। और अब इसे अचानक से फ्यूचर दिखाई देता है और इसे दिखाई देता है फ्यूचर में इसके साथ क्या होगा। इसे बांध दिया जाएगा और तुम शैडो देख सकते हो। और तो और उससे बुरी चीज इसके साथ ये होती है कि इसके फादर एक वॉर पर जाते हैं और वॉर पर जाने से पहले इन्हें कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए एयर्स की जरूरत है, आगे वंशज बढ़ाने के लिए बच्चों की जरूरत है, तो मेट्स एंड तुम समझ सकते हो। यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स है जो मुझे लिमिट करने पड़ रहे हैं। और अब एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर लड़कियां बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऑलमोस्ट ये एक मेट्रियार्की है जहाँ पर लड़कियां ही मेन इंचार्ज होती हैं हर चीज की, वहां पर क्या ये सरवाइव कर पाएगा? चलो देखते हैं। ये सब कुछ शुरू होता है कैम्बल फैमिली के एक पैलेस में, जहां पर एक लड़का उठता है जो कि यही ब्लॉन्ड लड़का है, और उठकर सोच रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या मैं अभी अभी कार क्रैश में नहीं मर गया था? क्या मैं टाइम ट्रेवल कर कर यहाँ पर आया हूँ? लेकिन कहाँ पर हूँ मैं? अपने आसपास देखता है और कहते हैं कि ये एनवायरनमेंट तो थोड़ा यूरोपियन लग रहा है। उसके बाद अपने चेहरे को देखता है कि ऐसा चेहरा तो मेरा तब था जब मैं 16 या 17 साल का था, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका हूँ, अब मेरी ऐसी शक्ल ऐसी क्यों है? और सोचता है कि यार मैं पहले सच में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था, लेकिन उसके बाद मैं गरीब हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया, उदास हो गया और एक हाथी जैसा हो गया था। तो सोचता है कि मुझे देखना ही होगा क्या ये सच है या फिर झूठ है। वो एक चाकू लेता है, अपनी उंगली को हल्का सा काटता है, लेकिन वहां से अजीब सा खून निकलता है। खैर खून तो नॉर्मल था, लेकिन उसे फीलिंग बहुत ही अजीब आ रही थी। वो एकदम से बहुत ज्यादा दर्द में अपनी उंगली को मुंह में डाल लेता ताकि ज्यादा खून ना बह जाए, क्योंकि छोटे से कट के बावजूद भी उसमें बहुत ज्यादा खून आ रहा था। और अब वो सोचता है कि यार ये बहुत ज्यादा रियल लग रहा है। और तभी अचानक से उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। वो जिस बॉडी में रीइंकारनेट हुआ है उसका नाम होता है मून कैम्बल, जो कि अपने सारे टाइटल्स गवा देता है। वो एक प्रिंस होता है, वो भी नहीं रहता, वो भिखारी बन जाता है, गरीब बन जाता है, उसकी फैमिली उसे अबैंडन कर देती है। और तो और उसके फादर उसे कहते कि आज के बाद अगर तुमने इस जमीन पर कदम रखा तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसने बहुत ही बुरा क्राइम किया था, जो कि हमें थोड़ी देर बाद बताया जाएगा। लेकिन अब वो अपना सर पकड़ कर बैठा था कि यार मैं सच में उस स्टोरी में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ। ये वो स्टोरी है जो बहुत लंबे टाइम तक पढ़ रहा था, जिसका नाम था प्रोटैगनिस्ट फीमेल इज द मेन हीरो। और इस स्टोरी में होता वही है जो टिपिकली एक स्टोरी में होता है कि उसकी फैमिली उसे अबैंडन कर देती है, उस लड़की को। उसके बाद वो जाती है दुनिया में, घूमती है, अपनी स्किल्स को डेवलप करती है, मॉन्स्टर्स को मारती है और पूरी दुनिया को जीत कर उसे बचा कर वापस अपने घर आती है। लेकिन यहाँ पर बस एक छोटी सी दिक्कत है कि जो ये मून कैम्पबेल, जो ये ब्लॉन्ड लड़का है, ये बस स्टार्टिंग में एक विलन होता है। ये बहुत सारे आदमियों को भेजता है उस लड़की को मारने के लिए, लेकिन अब जो वो मेन कैरेक्टर होती है तो वो बहुत ज्यादा लेवल अप करती है, इसके प्लान फेल्स हो जाते हैं, इसकी फैमिली से निकाल देती है, भिखारी बन जाता है और 20 चैप्टर बाद किसी को इसका नाम भी याद नहीं रहता। मतलब रीइंकारनेट होना एक बढ़िया बात है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर में जो कि एक छोटा मोटा विलन था, और वो भी एक ऐसी दुनिया में जहां पर वो एक फीमेल को मारने गया था जो कि खुद एक मेन कैरेक्टर है। मतलब वो विलन तो बना लेकिन तब भी कोई सिग्निफिकेंट विलन नहीं बना। तभी दरवाजे पर खटखटाता है और अंदर आने की परमिशन मांगता है। वो कहता है कि अंदर आ जाओ, और तभी मेड अंदर आती है, उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। अंदर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। अब वो कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद वो मेड बताती है कल के बैंकेट के लिए उसके कपड़े पहले ही आ चुके हैं। वो कहता है कि ठीक है उन कपड़ों को यहीं पर रख दो, लेकिन मेड नोटिस करती है कि उसकी उंगली पर एक कट लगा हुआ था, और वो कहता है कि बस ये हल्का सा कट लगा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इससे आगे मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त है, अगर तुम गैस कर लेते हो कि आगे क्या होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाते हो तो तुम एक सुपर थैंक्स करोगे, चाहे छोटे से अमाउंट का, लेकिन करोगे। तो गैस करो क्या? कमेंट्स में गैस करना। 1 2
3। उसकी उंगली लेती है और उसे लिक करने लग जाती है। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही मोटिवेटेड वर्कर्स हैं और अपने काम को कुछ ज्यादा ही खुशी से करते हैं? और तो और वो उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि अपने आप को ऐसे चोट पहुंचाना बंद करो। और उस ब्लॉन्ड लड़के का चेहरा बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो सोचता है कि कुछ हो ना हो लेकिन मैं इस मोमेंट को याद जरूर रखूंगा। वो बाहर जाने से पहले भी एक और बार कहती है कि दोबारा से ऐसा कुछ मत करना। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वो खुशी से पागल हो जाता है कि भाई ये दुनिया परफेक्ट है, यहाँ पर मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि कल वो फंक्शन है जहाँ पर वो मेन हीरो को मारने की कोशिश करता है। इसका मतलब सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, वो दोबारा से गरीब बन जाएगा, भिखारी बन जाएगा, जबकि वो इस दुनिया में सब कुछ पा सकता है जो भी आज तक उसने इमेजिन किया है। लेकिन ये गधा जिसकी बॉडी में वो आया है उसने सब कुछ अभी तक तबाह कर दिया होगा। लेकिन इसी टाइम पर जो मेड बाहर जा रही होती है, जा चुकी होती है, वो सोचती है कि अभी अभी इसने थैंक यू कहा। अब ये हो सकता है कि इसके रिइंकार्नेट होने से पहले ये ब्लॉन्ड बहुत ज्यादा बदतमीज था लेकिन अब तमीजदार बन गया है। और अब वो अपने बेड में लेटकर सोच रहा होता है कि कैसे एक प्रिंस जो कि बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, वो एक रॉयल्टी में पैदा होता है, उसके साथ साथ उसके आसपास इतनी सुंदर मेड्स हैं, लड़कियां हैं, लेकिन तब भी उस गधे को दिमाग में ये क्यों आइडिया आया कि मेन प्रोटैगनिस्ट को जाकर मार देना चाहिए। और इन सब की शुरुआत होती है जब वो थर्ड प्रिंसेस को ड्रग देने की कोशिश करता है, आई मीन बेहोश करने की या फिर मारने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब उसे पता है कि उसके फ्यूचर के साथ क्या होगा तो उसे चेंज कर सकता है शायद। लेकिन फिर वो सोचता है कि यार वो अभी अभी कपड़े देकर गई है, फंक्शन कल है, मैं सब कुछ पहले ही बर्बाद कर चुका हूँ। कोई बुढ़ा, कोई औरत, कोई फेरी, कोई तो मुझे एक वरदान दे दो या कोई सिस्टम दे दो जिससे मैं इस चीज को बदल सकूं। अगर सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पहले हुआ तो मेन प्रोटैगनिस्ट मेरे मुंह पर पैर रखकर यहाँ से निकल जाएगी। लेकिन फिर वो उठता है और बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कल जब प्रिंसेस यहाँ पर आएगी मैं अपने दोनों घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगूंगा। लेकिन तभी उसके सिर पर एक कोई चीज आकर गिरती है और उसके बाद वो बेड पर गिरती है। वो सोचता है कि कौन है, वो पीछे मुड़कर देखता है, वो बुक थी जो कि उसके सर से टकरा कर उसके बेड पर गिर गई थी। और उस बुक को देखकर सोचता है कि आखिरकार किसी बूढ़े ने तो मेरी सुन ली, मुझे कोई ना कोई सिस्टम तो मिल गया है। वो बुक को उठाता है कि अब मैं फाइनली अपनी किस्मत को बदल सकता हूँ। वो जैसी बुक खोलता है वहां पर कुछ नहीं था, पूरी बुक ब्लैंक थी। वो सोचता है कि मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है, एक तो इतना घटिया रीइंकार्नेशन मिला है, ऊपर से जो सिस्टम मिला है वो भी ब्लैंक है। फिर वो सोचने लगता है कि ऐसे किसी तरह का एक्टिवेशन चाहिए, कोई स्पेल होगा, कुछ जेम वगैरह होगा। लेकिन उसके बाद सोचते सोचते उसके चेहरे से खून उसकी बुक पर गिरता है और उस बुक से एक बहुत ही डार्क और ऑमिनस ऑरा निकलता है और धीरे धीरे इस ब्लॉन्ड लड़के की आंखें बंद होने लगती हैं, इसके विजन ब्लर हो जाता है। जब इसकी आंखें खुलती हैं तो एक जगह पर जमीन से बंधा हुआ था, इसके हाथ बंधे हुए थे, पैर, उसके साथ साथ गर्दन भी। तभी वहां पर एक अजीब सी लड़की आती जो कि बहुत ज्यादा डरावनी थी और कैंडल मूनलाइट वहां पर कहता है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही है। और वो कहती है कि बॉडी तो पेन करेगी ही, क्योंकि जब तुम एक लेसन सीखना होता है तो थोड़ा बहुत दर्द तो होता ही है। वो कहते कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें सबके साथ बुरा कर कर उन्हें मजा चखाना चाहिए, लेकिन तुम तो सबको टॉलरेंस दिखा रहे हो कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, माफी मांग रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें सबको प्रूफ करना होगा कि तुम एक विलन हो, तभी तुम कंप्लीटली मेरे हो सकते हो। और जो ये अचानक से तुम्हारा दिल बदल गया है कि मैं एक अच्छा इंसान बनकर रहूंगा, ये काम नहीं करेगा। और उसके बाद वही होता है जो हम सोचते हैं, बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो दोबारा से वहीं अपने रूम में था, सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन में था। अब पता नहीं वो लड़की कौन थी, लेकिन शायद वो लड़की मेन कैरेक्टर हो सकती है। वो चाहते हैं कि एक विलन बनकर रहे, लेकिन अगर ये एक विलन बनता है तो इसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। अब दोबारा से होश में आने के बाद वो सोचता है क्या ये पास्ट की ग्लिम्स थी या फिर फ्यूचर की, पता नहीं। फिर वो सोचता है ये सब कुछ एक्टिवेट हुआ था जब मेरा खून इस पर गिर गया था, हो सकता है ये मेरे लिए फ्यूचर के लिए एक वार्निंग हो गई हो। और जब वो बुक को खोलता है तो उस पर लिखा था कि अपनी किस्मत को मत बदलना। मतलब अगर वो कल जाकर घुटनों पर बैठकर 3 बार उससे माफी मांगता है तो कुछ भी बदलेगा नहीं, बल्कि उसका फ्यूचर और ज्यादा खराब हो जाएगा। अब वो सोचता है कि उस विजन में कैसे मुझे बांध कर रखा गया था और टॉर्चर किया जा रहा था, उसके कंपैरिजन में भिखारी बनना कोई बुरी बात नहीं लगती। लेकिन वैसे ही मैं एक मॉडर्न वर्ल्ड से आया हुआ मॉडर्न इंसान हूँ, मैं उससे अपनी किस्मत तो बदल ही सकता हूँ और उसके साथ साथ इस पूरी किंगडम की किस्मत बदल सकता हूँ। ये सब ग्रेटफुल होंगे कि मैं यहाँ पर आया, मेरे जैसे इंसान पैदा हुआ। और वैसे भी अरिस्टोक्रेट होना कोई
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नहीं है। वो सब इस छोटे से जमीन के टुकड़े से बंधे रहते हैं और यहीं पर रहते, यहीं पर राज करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट ये पहुंच जाता है डाइनिंग टेबल पर, जहां पर ये बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि सोचता है कि यार जिंदगी में अगर प्रिविलेज हो, अमीर माँ बाप हो, तो जिंदगी क्या नहीं दे सकती। वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि खाना बहुत एक्सपेंसिव था, प्लस वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। उसके बाद वहां पर उसके मॉम और डैड दोनों बैठे होते हैं। उसकी माँ सोचती है कि ये बहुत ज्यादा खुश लग रहा है और उसके फादर सोचते कि ये शायद कल की सेरेमनी को लेकर एक्साइटेड है क्योंकि ये इसकी जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा। और उनके साथ साथ जाता और कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो कोई भी सस्पिशियस अराउज नहीं करना चाहता था। और अब इसके बाद उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें अकेले वहां पर जाने नहीं दे सकती क्योंकि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी और तुम्हें परेशान करेंगी। लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ पहले ही प्रिंसेस सेसिलिया है, अगर कोई भी लड़की वहां पर मुझसे बात करती है तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एक बहुत ही क्यूट वे में उसकी मॉम कहती है कि मुझे सेसिलिया पसंद नहीं है। और उस टाइम पर वो सोच रहा होता है कि उसके पेरेंट्स को उस पर इतना यकीन क्यों है कि सारी लड़कियां उसके पीछे होंगी और प्रिंसेस सेसिलिया मुझे डिजर्व नहीं करती, जबकि उनका बेटा एक बहुत ही बड़ा लूजर था और हमेशा कंप्लेन करता रहता था, सब लोगों के साथ बदतमीजी करता था। और फिर वो सोचता है कि यार मुझे नाम तो याद है लेकिन ये प्रिंसेस सेसिलिया है कौन। और ये वही थर्ड प्रिंसेस है जिसे उसने ड्रग देकर मारने की कोशिश की थी। और उन सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर जो कि इसकी जिंदगी तबाह करते हैं। और प्रिंसेस सेसिलिया भी एक ऐसी लड़की है जो बाहर से बहुत ज्यादा टफ लगती है लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा स्वीट है। और वो सोचता है कि यार मेरे माँ बाप सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, अच्छे इंसान है, मुझे शायद इसीलिए निकाला गया होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ, गधा और बदतमीज था। ये चीज उसे और भी ज्यादा मोटिवेट करती है कि मैं अपने पेरेंट्स को दुख नहीं पहुंचाना चाहता और उन्हें इन सारी चीजों में ड्रैग नहीं करना चाहता। और असली तबाही इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि लोगों को लगता था कि इसने ये काम खुद से नहीं किया था, इसके फादर ने इसे ऑर्डर दिया था कि वो प्रिंसेस को ड्रग करे और मार दे ताकि वो पूरे पूरे एम्पायर के लिए रिपेल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं था, उसके पेरेंट्स सच में अच्छे इंसान थे। और फिर वो चलते चलते सोचने लगता है कि लेकिन फंक्शन तो कल है। और फिर वो सोचता है कि मुझे अभी तक ये क्यों नहीं पता कि अगर कल ड्रग देना है तो वो है कहाँ पर, मुझे वो कौन देगा, क्या कोई वहां से आकर मुझे पकड़ाएगा, क्या होगा। और जब ये सब कुछ सोचते हुए जा ही रहा था, वहां से एक मेड आ रही थी जो कि चाय लेकर आ रही थी, उसके ऊपर गिर जाती है। और जैसे वो देखती है कि इसके ऊपर चाय गिरी है वो फ्रीक आउट करने लग जाती है कि मुझसे गलती हो गई। उसके कपड़ों पर देखती है कि चाय गिर रही है, वो साफ करने लगती है और वो पहले ही रियलाइज कर लेती है कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी, मुझे इस जॉब से निकाल देंगे, मैं सड़क पर जाकर कुत्ते वाला खाना खाऊंगी। उसके बाद जो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है वो डर जाती है और वो सोचते है कि यार मेरी रेपुटेशन इतनी खराब क्यों है, मैं बस मदद कर रहा था। लेकिन वो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, उसे गले लगाता और कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई किसी को नौकरी से नहीं निकाल रहा है और ना ही तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा। और वो कंफ्यूज हो जाती है, यंग मास्टर को क्या हुआ, ये तो कोई और ही इंसान है। वो पुरानी वाली मेड को बुलाता और कहता है कि इसका नाम क्या है और वो बताती है इसका नाम नोएल है। वो कहता है कि इसका ध्यान रखना, लेकिन वो कहती है कि हमें कल के इवेंट की तैयारी करनी है तो हम अभी रेस्ट नहीं कर सकते। और वो कहता है कि और हेल्प बुला लो क्योंकि इतना बड़ा महल सिर्फ 2 मिनट से तो नहीं चल सकता। उसके बाद एक इवेंट भी है तो वो कहती है कि हाँ। उसके बाद वो वहां से चला जाता है और अब वो दोनों आपस में बात कर रही होती कि आज से पहले कभी भी मास्टर ने ये नहीं कहा था कि और लोगों को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि उन्हें ये सारे नौकर्स या सर्वेंट जो भी होते हैं ये बहुत ज्यादा गंदे लगते थे। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और वो मेड कहती है कि कुछ और भी बदल चुका है, इससे पहले प्लान बदल जाए मुझे आगे प्लान प्रोसीड कर देना चाहिए। और वो अपने रूम में जाता है जहाँ पर वो जाकर कुछ अजीब सी हरकत कर रहा होता है। एक चेस्ट में जाकर देखता है कि उसमें अंदर रखा क्या है। वहां पर वो ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जो कि उससे रिलेट करे कि वो थर्ड प्रिंसेस को बेहोश करने वाला है। फिर उसे मिलता है एक ब्लैक मार्केट कार्ड और उसे क्लिक होता है कि यही कार्ड वो है जिससे यूज किया गया होगा वो चीज बाय करने के लिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेम्बर कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर रात को जाता है और अपने सारे गार्ड्स या उनको कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ खरीद कर लेकर आता हूँ। उसके बाद वो याद करने की कोशिश करता है कि गेम में यहाँ पर मैप कहाँ पर था। फाइनली वो पहुंच जाता है। उसके बाद अपने क्रेडेंशियल्स दिखाता, मतलब वो कार्ड दिखाता है और पासवर्ड बोलता है जो कि होता है सुअर रैट्स। और वो गार्ड उसे एक गेस्ट की तरह वेलकम करता है और अंदर जाकर ब्लैक मार्केट थी जहाँ पर पोशंस, पॉइजन सब कुछ मिलता है। वहां पर मैजिक क्रीचर्स भी होते हैं और एक क्लासिक चीज वहां पर स्लेव्स भी होते हैं। वो अंदर जाकर एक इंसान से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे एक ऐसा
पोशन चाहिए जो कि मेजिस को बेहोश कर दे, वो भी बहुत टाइम तक, जिसकी कोई स्मेल ना हो, टेस्ट ना हो, उसका कोई कलर ना हो। और वो कहती है कि तुम स्लेव से बाय कर सकते हो। वो कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन फिर वो कहती है कि नहीं नहीं, रुको रुको रुको। उसके बाद वो वहां पर पोशन लेने के लिए जाती है और इसके क्रिएटर बिल्कुल मेक श्योर करते हैं कि हमें पता ना चले कि जो चीज बेच रहा है वो लड़का है या फिर लड़की है। लेकिन जब वो वहां से वो पोशन निकाल रही, तभी वहां पर एक और कैरेक्टर एंटर होता है। अब तुम गेस कर सकते हो कि ये कौन है। और वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसा पोशन चाहिए जिसका कलर ना हो, टेस्ट ना हो, उसी को स्मेल ना हो, और वो मेजिस को बेहोश कर सके। और वो सेलर कंफ्यूज हो जाती है कि ये पोशन मैं रेयरली कभी बेचती हूँ और अब मेरे सामने एक ही टाइम पर दो दो बायर्स खड़े हैं। उसके बाद वो वहां पर वो पोशन लेकर आती है और दोनों को कहते हैं कि ये वो पोशन जो तुमने डिमांड किया था, अभी ये रेड दिख रहा है, लेकिन अगर तुम इसे वाइन में मिक्स करते हो या फिर किसी भी चीज में मिक्स करते हो तो ये कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। उसके बाद पहले वो लड़की से पेमेंट मांगती है और वो कहती है कि ये लेटर है, उसमें कुछ तो लिखा होता है। वो कहती है कि इस चीज को पेमेंट के तौर पर एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या ये सच में सही चीज है? और वो कहते हैं कि तुम अपने सोर्सेज से पता कर सकते हो ये सही है या फिर नहीं है। उसके बाद वो तो वहां से चली जाती है। उसके बाद वहां पर मूनलाइट कैंडल होता है जो कहता है कि मेरे कार्ड से इस चीज को चार्ज कर लो, और उससे पूछता है जो उस लड़की ने अभी अभी वो लेटर दिया था वो क्या था। वो कहती है कि मैं तुम्हें बता सकती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहां सेल करती है। वो कहती है अगर 900,000 मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी, जबकि जो पोशन खरीदने आया था उसकी कीमत थी 150,000 और ये 900,000 मांग रही थी, उसका 7 गुना प्राइस। वो कहता है कि ठीक है मुझे जरूरत नहीं है, वो वहां से चला जाता है क्योंकि वो एक मॉडर्न दुनिया से है। उसे पता है कि जब यहाँ पर एक ट्रैप दिख रहा है तो यहाँ पर क्यों जाना। और उन दोनों के जाने के बाद वो मास्क उतारती है और ऑब्वियसली वो एक लड़की थी। वो सोचती है कि ये इन्फॉर्मेशन मैं किसको सेल करूंगी, हो सकता है कि मैं दोनों पार्टीज को ये इन्फॉर्मेशन सेल कर दूं और उसके बाद वहां पर केओस शुरू हो जाए। और हो सकता है यही वो इंसान है जिसकी वजह से ये ब्लॉन्ड पकड़ा जाता है कि ये प्रिंसेस के साथ ऐसा कुछ करने वाला है। अगली रात कैम्बल पैलेस में सीन शिफ्ट होता है। महल क्लूलेस नोबल से भरा होता है जो इधर उधर घूम रहे हैं और हमारा बंदा उनके बीच में खड़ा है। एक मुस्ताश वाला जेंटलमैन अपनी 3rd डॉटर के साथ आता है और कहता है कि अच्छा होगा अगर वो यंग मिस्टर कैम्बल से मिले। लड़की एक झलक प्रोटैगनिस्ट की तरफ देखती है और तुरंत हिल जाती है, ट्रेम्बलिंग करते हुए फिर तेजी से भाग जाती है। उसके कपड़े फ्लटर करते हैं और वो चिल्लाती है कि उसकी माँ उसको बुला रही है। सच बोलूं तो ये रिएक्शन ज्यादा फियर जैसा लग रहा था, एक्साइटमेंट जैसा बिल्कुल नहीं। उसके फादर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वो थोड़ी डरपोक है, पर मून कामली कहता है इट्स ओके। तभी उसको लगता है कि कोई भी लड़की उससे मिलकर खुश नहीं है। क्लियरली उसकी रेपुटेशन काफी बुरी तरह से उस पर असर कर चुकी है। फिर भी उसका फादर लोन उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है कि वो इम्प्रेस्ड है उसके बिहेवियर से। लड़का सच में स्टेप अप कर रहा है और आज की रात वो सिर्फ लड़का नहीं रहेगा बल्कि कैम्बेल फैमिली का एक मर्द बन जाएगा। मून उसको थैंक्स कहता है और कहता है कि अपना बेस्ट करेगा। तभी एंट्रेंस पर आवाज लगती है कि सब चुप हो जाए। यूपोल एम्पायर की थ्रोन की 3rd इन लाइन आने वाली है, वो जो ब्लेस्ड है विद द प्योरिटी ऑफ स्नो और जिसे लोग कहते हैं आइस गॉडेस। 3rd प्रिंसेस सीलिया जो सस्पिशियसली गेंशिन इम्पैक्ट की पाइमन जैसी लगती है। लोन कहता है कि वो बाकी गेस्ट के साथ मिंगल करेगा और मून से कहता है कि प्रिंसेस का ध्यान रखे। मून तुरंत आगे बढ़कर प्रिंसेस को बुलाता है और कहता है कि काफी वक्त हो गया। वो उसकी तारीफ करता है और प्रिंसेस के बालों में छोटी सी स्पार्कल्स भी होती है जैसे पाइमन के। सच में उस लड़की की प्रेजेंस अलग ही लेवल की है। प्रिंसेस उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है। मून काफी स्वीट और जेंटल बिहेव करता है और प्रिंस में उस लड़की। मून तुरंत आगे बढ़कर प्रिंसेस को बुलाता है और कहता है कि काफी वक्त हो गया। वो उसकी तारीफ करता है और प्रिंसेस के बालों में छोटी सी स्पार्कल्स भी होती है जैसे पाइमन के। सच में उस लड़की की प्रेजेंस अलग ही लेवल की है। प्रिंसेस उसका कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है। मून काफी स्वीट और जेंटल बिहेव करता है और प्रिंसेस सोचने लगती है कि कुछ तो अजीब है। तभी मून कहता है कि तुम्हें जर्नी से थकन हुई होगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। जैसे ही वो आगे चलती है सारे नोबल्स उसको देखकर बाव करते हैं। प्रिंसेस अपने मन में सोच रही है क्या हो गया इस लड़के को आज, ये इतना पोलाइट क्यों बिहेव कर रहा है। उसी वक्त लगता है कैम्बेल ओवरहेयर कर रहा है, लोग बातें कर रहे हैं एक इलेजिटिमेट डॉटर के बारे में जिसका अपने हस्बैंड के साथ ड्यूएल हुआ था। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। लोग उससे पसंद नहीं करते क्योंकि वो इलेजिटिमेट है, डिवोर्स हो चुका है
और अब एयर बनने की कोशिश कर रही है। पार्टी के कुछ लोग कहते हैं चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो, ये सब बकवास है। और फिर गेस करो कौन आ रहा है प्रोटैगनिस्ट के साथ। इस वर्ल्ड की असली मेन कैरेक्टर एरियल बोर्ड, वो है लेफ्ट साइड पे ब्लैक हेयर वाली। सच बोलूं तो थोड़ी बेसिक सी लगती है, लेकिन अगर सोचा जाए तो प्रोटैगनिस्ट अक्सर स्टैंडर्ड ही होते हैं। ब्लैक हेयर, प्लेन फेस। वो नॉर्मल बिहेव करते हुए मिस्टर मून को ग्रीट करती है। मून ऑकवर्डली कहता है कि वो अच्छा है और उसका वेलकम करता है, पर अचानक एक बड़ा आदमी बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम यंग मास्टर से ऐसे कैजुअली बात कैसे कर सकती हो। वो थोड़ा रूड लग रहा था, लेकिन मून तुरंत उसको शक कर देता है और कहता है ठीक है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकती है, उसने ऑलरेडी काफी पोलाइट बिहेव किया है। ये सुनकर एरियल के अंदर मिनी मेल्टडाउन हो जाता है। वो सोचती है कि ये वही बंदा है जो उसे हमेशा एक बेकार इनलेजिटिमेट डॉटर ट्रीट करता था, अब अचानक उसका नाम इतनी रिस्पेक्ट के साथ प्रोनाउंस कैसे कर रहा है। उसकी फ्रेंड भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। तभी कैम्बल उसका हाथ बढ़ाता है और कहता है मिस लिया। एरियल शॉक हो जाती है कि कैम्बल उसका पूरा नाम जानता है, मिस लिया एंजल। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, एरियल थप्पड़ मारकर हटा देती है और कहती है अपनी स्कीम्स बंद करो। वो उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है ध्यान से सुनो, मैं यहाँ तुम्हारे फादर की वजह से आई। तुमने अगर कोई शेडी काम करने की सोची भी लिया या मुझ पर, तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये कह को चल देती है। मुझे ऑलरेडी ये लड़की पसंद आई। राइचस हीरो एक्ट प्ले कर रही है, लेकिन अंदर से चाहती है कि मून थोड़ा गड़बड़ करे। मून सोचता है कि जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था, प्रोटैगनिस्ट से डील करना मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। रात के बाद वो अपने रास्ते चली जाएगी और वो अपने और शायद दोबारा कभी मिलना ही ना हो। थोड़ी देर बाद मून अपना स्पीच देता है। पता चलता है आज उसका बर्थडे है। 18 साल का हो गया है। सब क्लैप्स करते हैं और उसको अमेजिंग कहते हैं। उसको लगता है फिर से एक एपिसोड होने वाला है, लेकिन अब असली बिजनेस स्टार्ट होता है। उसकी नजर पड़ती है पैमन लुकालाइक पर, जो मिरर के पास खड़ी है। वो उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, सॉरी बोलता है अगर रूड लग रहा हो तो, और कहता है क्या मुझे डांस का ऑनर मिलेगा। वह अब तो अपने आप को रॉयल्टी समझने लगा। प्रिंसेस नेचुरली एक्सेप्ट कर लेती है और वो आउटफिट सीरियसली हैवी फायर पावर है। उसके एक्सेसरीज लग रहे हैं जैसे फट पड़ेंगे। नोबल्स ऑकवर्डली इधर उधर देख रहे हैं और प्रोटैगनिस्ट एक कोने में केक खा रही है और देखती है मून को प्रिंसेस के साथ डांस करते हुए। प्रिंसेस उसके स्टेप्स की तारीफ करती है और मून कहता है कि वो अभी बिगिनर है। प्रिंसेस नोटिस करती है कि मून कितना चेंज हो गया है और कहती है अब तुम फाइनली नोबल की तरह बिहेव कर रहे हो। उसको बस अजीब लगता है कि पहले उसका डांस इनविटेशन कितना एरोगेंट था। वॉरियर, I shall grant you the mercy of a dance. Be grateful. मून ऑकवर्डली कहता है ये भूल जाओ, पास्ट में छोड़ दो। म्यूजिक बजता है और दोनों डांस करते हैं। टिपिकल कॉम्प्लीमेंट्स और प्रेजेस। फिर अचानक मून उसके पीछे स्लाइड करता है, जैसे एडवेंचरर स्टाइल बैकअप बुलाने वाला हो। प्रिंसेस कहती है कि उन्हें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी है। उसको ऑलरेडी पता है ये मैरिज बस पॉलिटिकल अरेंजमेंट है दोनों फैमिलीज के बीच। मून कहता है अगर तुम कैंसिल करना चाहती हो तो हम साथ मिलकर उसे कैंसिल कर सकते हैं। प्रिंसेस थोड़ा पुल बैक करती है और कहती है कि इस पर बाद में और बात करेंगे। फिर सजेस्ट करती है कि क्यों ना अभी उसके रूम चले। मून शॉक हो जाता है, लेकिन अब लेट हो चुका है। वो ऑलरेडी उसका हाथ पकड़कर खींच रही है। साइड में दो मिस्चीवियस मेड्स खड़ी होती हैं जो सब देख रही होती है। वो धीरे से विस्पर करती है कि देखो वो लड़की उस मेंटली चैलेंज्ड मास्टर के साथ चली गई। तुम समझ ही गए हो वो लोग कौन सा वर्ड सोच रही होंगी। दोनों कहती है कि जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि अब ये लायन हार्ट का टेरिटरी है। रूम के अंदर मून उसको ड्रिंक ऑफर करता है। प्रिंसेस पोलाइटली मना कर देती है और कहती है कि वो एक ड्रॉप भी नहीं पी सकती। अब मून रियल ट्रबल में है क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट ने कैसे इस लड़की को जीता था। ऊपर से उसको अभी पोशन भी देना था। अगर वो ड्रिंक ही नहीं कर रही तो ये प्लान कैसे चलेगा। वो कैजुअली पूछता है कि तुम्हें क्या ड्रिंक पसंद है। प्रिंसेस कहती है कॉफी। विव तुरंत चेंज करके कहती है कि चलो ब्लैक टी ले लूंगी। टर्न्स आउट रूम में बस दो ऑप्शन थे, ब्लैक टी और वाइन। प्रिंसेस थोड़ा पजल्ड लगती है, लेकिन मून उसको वेव करके कहता है मैं ले आता हूँ।
प्रिंसेस अपने मन में सोचती है ये इतना एंथुसियास्टिक टी बना क्यों रहा है। ऑब्वियसली वो पोशन स्लिप करने जा रहा है। मुझे लगा ये स्लीपिंग पोशन होगा, लेकिन वो अपने आप से कहता है इस ड्रॉप से कोई प्यार में गिर जाता है। साथ में एक और वायल है जिसका यूज करने से वो हेजिटेंट है। तभी प्रिंसेस उसको बुलाती है और मून इतना स्टार्टल हो जाता है कि तुरंत स्पिन करके मुड़ता है और थोड़ा पोशन गिर जाता है। साथ ही दूसरा वायल पर भी गिरता है। टर्न्स आउट वो एक एफ्रोडिजियाक था। मून बिलीव्ड है कि दोनों पोशंस कोई मैजिकल ट्रेस नहीं जीवते, लेकिन फिर उसको लगता है कि काफी पोशन फ्लोर पर गिर गया। उसका ओरिजिनल प्लान था थोड़ा पोशन बेचकर पैसा बनाना, लेकिन अब सब खत्म। वो टी लेकर आता है, तभी कोई विंडो से झांक रहा होता है। प्रिंसेस कैजुअली कमेंट करती है कि कैम्बल फैमिली की ब्लैक टी का कलर कितना रेड और शाइनी है। मून तुरंत बोल देता है ये एक रेयर हर्ब है, ईस्ट से एक डेलिकेसी। प्रिंसेस उसके साथ चलती है और कहती है पहले तुम पियो। मून शॉक होता है, क्या पैमान मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? मैं तो ऑनेस्ट यंग नोबल हूँ। लेकिन प्रिंसेस कहती है नोबल एटिकेट के मुताबिक सर्वेंट को पहले टेस्ट करना चाहिए। जैसे ही वो कप उठाता है, प्रिंसेस उसे स्नैच करके कहती है कि तुम्हारा कप बेटर लग रहा है, स्वाप करते हैं। एक सिप के बाद ही प्रिंसेस वूजी फील करती है, कप गिर जाता है और वो सोफा पर गिरकर बेहोश हो जाती है। मून सोचता है स्मार्ट मूव था दोनों कप्स में पोशन डालने का। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक अभी प्रोटैगनिस्ट रूम में आकर उसको मारने की कोशिश करती, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। वो सस्पिशियस लगने के लिए प्रिंसेस की स्कर्ट थोड़ा नीचे करता है, आउटफिट के कुछ बटन खोल देता है, अपना शर्ट उतार देता है और कहता है परफेक्ट लग रहा है। जो भी अंदर आएगा वही सोचेगा जो मून चाहता है। इस बार वो सच में कंडेम होने के लिए रेडी है। प्रॉब्लम बस ये है कि टाइम पास होता जा रहा है और कोई आता ही नहीं। हाफ एन आवर बीत जाता है और अभी तक ओरिजिनल सीन ट्रिगर नहीं होता। स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट हॉल में वॉक कर रही थी, तभी कोई उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और तब वो रूम में एंटर करती है। मून सडनली याद करता है कि शायद वो नुल ही था जो टी गिराता था, लेकिन उसने एन से कहा था नुल को रेस्ट करने दो, और इसी वजह से पूरा चेन ऑफ इवेंट्स चेंज हो गया। और देखो, जब मून अपने मास्टर प्लान में फंसा हुआ था, तभी लड़की अपनी आंखें खोल देती है। वो धीरे से उठती है। टर्न्स आउट जो एफ्रोडिजियाक गिर गया था वही उसके कप में चला गया था जो उसने स्नैच किया था। अब मून खड़ा कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि रूम इतना ठंडा क्यों फील हो रहा है। और तभी बम एक ठंडी सी हैंड उसका फेस पकड़ लेती है। एक फ्रीजिंग मैजिक ब्लास्ट उसको सीधा फ्लोर पर पटक देती है। मून तुरंत कहता है काम डाउन पेमन, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो तुरंत उसको शट कर देती है और कहती है एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। मून रियलाइज करता है कि लड़की के साथ कुछ सही नहीं है। वो बोलता है डॉक्टर बुलाता हूँ, लेकिन अब देर हो चुकी है। उसके रिस्ट्स ऑलरेडी पिन है। प्रिंसेस धीरे से मरमुर करती है कि उसका बॉडी कोल्ड फील कर रहा है और मून का वार्म। मून फिर से रिक्वेस्ट करता है काम हो जाओ, लेकिन नहीं, वो तुरंत उसको किस कर लेती है। मून बस प्रे करता है कि एरियल जल्दी आ जाए उसको बचाने, वरना ये एक्ट अब सच बन जाएगा। और देखो, एरियल हॉलवे से गुजर रही होती है, अनॉयड है क्योंकि उसकी ड्रेस पर स्टेन लग गया। तभी वो कुछ अजीब सी साउंड सुनती है। एन उसके पास आकर कहती है कि ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। एरियल थोड़ा डाउट करती है, लेकिन एन तुरंत ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी ड्रेस क्लीन कर देती हूँ। वो एक स्पेल कास्ट करती है और ड्रेस बिल्कुल स्पॉटलेस हो जाता है। एरियल इम्प्रेस्ड होती है कि यहाँ के मेड्स भी मैजिक जानती है। तभी एक मेड कैजुअली मेंशन करती है कि पाचिची केक सर्व होने वाला है पार्टी में। ये सुनते ही एरियल की आंखें चमक जाती है और वो खुशी से थैंक यू कहती है। एन हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन जैसे ही मुड़ती है उसका फेस एक इवल लुक में बदल जाता है। एरियल दम तो नहीं है, या फिर शायद है। उसको थोड़ा स्ट्रेंज फील होता है, जैसे हवा में ब्लड की स्मेल हो, लेकिन वो इग्नोर कर देती है और कहती है कि मैं ड्यूक की मेंशन में हूँ, इन्वॉल्व नहीं करूंगी। और ऊपर से उसको ट्रस्ट है कि पेमान खुद ही उस स्पॉइल्ड ब्रैट को हैंडल कर लेगी, केक से बड़ा कुछ नहीं। सो शी डजंट केयर। नियर बाय वही शेडी मेड्स आपस में बात कर रही होती है कि क्या एरियल टारगेट थी। ग्रे हेयर वाली कहती है नहीं, उसका टारगेट नंबर 9 था, लेकिन उसने उसको मार दिया, चाहे वो हायर रैंक ही क्यों ना हो। दूसरी मेड कहती है जल्दी करो वरना कैम्बल आ गया तो मिशन फेल हो जाएगा। लेकिन पार्टनर बोलती है टेंशन मत लो, मैंने सिचुएशन चेक कर लिया है, एक्शन फुल स्विंग में है। इसी बीच हमारा लड़का एकदम रेक बन चुका है, बॉडी पूरी स्क्रैच्ड अप, थका हुआ और एग्जॉस्टेड। वो सोचता है यार ये क्या हुआ, फिर रियलाइज करता है
कि एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं, ये सब स्ट्रगल सिर्फ उसके डिफेंड करने का था। तभी पाइमन उठकर खड़ी होती है, उसके फेस पर स्वॉर्ड रख देती है और डिमांड करती है आखिरी वर्ड्स बोल दो। मून उसको काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोल्डली कहती है कि बिना कुछ कहे ही तुम आफ्टर लाइफ जा रहे हो। मून पैनिक कर जाता है, उसे डाउट होता है कि क्या इस बार दोबारा रीइंकार्नेट भी होगा या नहीं। घबराहट में वो ब्लर्ट्स आउट करता है कि उसके इंटेंशंस सच में लव से आए थे। वो इमोशंस के साथ ग्लो करता है, होप करता है कि गॉड्स उसे एक सेकंड चांस दे, लेकिन स्वॉर्ड उसकी गर्दन के पास ही आ जाती है। प्रिंसेस ठंडी आवाज में बोलती है, तुम सच में डिस्गस्टिंग हो। मून तुरंत अपोलोजाइज करता है और कहता है, रिलैक्स करो, हमने तो कुछ एक्सट्रीम किया भी नहीं। लेकिन वो स्नैप बैक करती है, तुम फिल्थी हो जो अपने गंदे एक्शंस को सिंसियर बोल रहे हो। अगर तुमने एक्चुअली एफर्ट डालकर मुझे जीतने की कोशिश की होती, शायद मैं मैरिज एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन तुमने स्लीजी तरीका चुना, ड्रग्स और ट्रिकरी। मून फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसका इंसल्ट करने का इंटेंशन कभी नहीं था, पर वो उसकी बात कट करके ऑर्डर करती है, घुटनों पर बैठो। तभी दूर के दूसरे साइड से कुछ सुनाई देता है। प्रिंसेस तुरंत उसका नेक पकड़ती है और फोर्स करती है कि बाहर के लोगों को ऑर्डर दे के चले जाओ। उसको फ्लोर पर फेंक देती है और कहती है, अब जल्दी से अपने कपड़े पहनो और जो भी दूर पर है उसको हैंडल करो, क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। बेचारा मून 3 खराब ऑप्शंस के बीच अटक जाता है, सीलिया के हाथ से मरना, किंग के हाथ से लटका दिया जाना या किसी मिस्टीरियस स्ट्रेंजर के डंजन में फंस जाना। और वे, क्या वो प्रोटैगनिस्ट थी? नहीं, वो कोई और लूनेटिक लग रहा था। दूसरी तरफ दूसरी लड़की कैजुअली अपनी टाइट्स पहन रही होती है और कहती है कि मून तो वैसे भी अब मरने वाला है। मून हिम्मत करके दूर खोलता है और शॉक हो जाता है। सामने वही मेड खड़ी है जो कहती है कि उन्होंने कुछ वक्त साथ में बिताया था और वो खाना लेकर आई है। मून उस मेड को कहता है कि खाना वहां रख दो और उसका शुक्रिया भी करता है, लेकिन तुरंत रियलाइज करता है कि उसने इस लड़की को पहले कभी देखा ही नहीं। तो फिर ये है कौन? मेड कहती है कि उसे बैंक्वेट के लिए हायर किया गया था, लेकिन मून सोचता है ये अजीब है क्योंकि नए स्टाफ या मेड्स को यहाँ लाने की इजाजत ही नहीं थी। वो अग्री कर देता है और तभी मेड अचानक डैश करके उसको नीचे गिरा देती है। मून तुरंत समझ जाता है कि इसका असली टारगेट पेमन है। मेड 2 नाइफ्स लेकर लीप करती है और बूम, एक एक्सप्लोजन होता है। जब मून ऊपर देखता है तो एटलीस्ट आइस क्वीन अपने आप को डिफेंड कर लेती है। पेमन तुरंत डिमांड करती है कि क्या उसका इडियट ब्रदर ने ये असैसिन भेजा है। मेड कैजुअली रिप्लाई करती है कि डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है। सीन शिफ्ट होता है एक और रूम में जहां गोल्डन ऑर्ब्स फ्लोट कर रहे होते हैं और विस्पर करते हैं कि प्रिंसेस कैम्बल एस्टेट में आज रात मर जाएगी। लगता है ये किसी व्हाइट हेड लड़की का काम है जो सब जानती है। एक्सप्लोजन के बाद वापस रूम में मेड पीछे हट जाती है और कहती है, पेमन का मैजिक एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा डेंस है। लेकिन उसका एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है जब वो इनकैंटेशन सुनती है। पेमन अब एक आइस स्पेयर चार्ज कर रही होती है और उसके स्कल को स्क्यू करने वाली होती है। दोनों के बीच ब्रूटल क्लैश शुरू हो जाता है और हमारा मून बस सोचता है, जब गॉड्स लड़ते हैं तब मॉर्टल्स सफर करते हैं। उसके पास लिटरली कुछ भी करने को नहीं है। वो डोर खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो सील्ड होता है। वो किसी चीज के पीछे छुप जाता है और सोचता है कि ये मेड बैरियर स्पेल डाल चुकी है ताकि कोई और अंदर ना आ सके। तभी उसको याद आता है कि कल ही स्टाफ चेंज हुआ था। इसका मतलब कोई पहले से इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था। एक अटैक लगभग उससे टच करता है और अब वो बस यही प्रे करता है कि पेमन जीत जाए। लेकिन उसको देखकर लगता है शायद ये भी अच्छा ना हो, क्योंकि अगर वो जीत गई तो उसको भी मार देगी। माइट कहती है कि पेमन एक जीनियस है। पेमन फील कर लेती है कि कोई ग्रेविटेशनल मैजिक से उसके फुटवर्क को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब इसमें कोई और भी इन्वॉल्व है। वो डिमांड करती है माइट को कि सच बताओ कौन है, वरना दोनों यहाँ मर जाएंगे। माइट बस कहती है रूमर्स सही थे, पेमन सच में जीनियस है। ये सुनकर पेमन स्नैप करती है और कहती है, शट अप और नाम बताओ वरना मर जाओगी। लेकिन माइट कहती है उसका काम किसी को मारना नहीं, बस टाइम बाय करना है। तभी पूरा रूम शेक होने लगता है। दूसरी ग्रे हेयर मेड कहती है कि चेंबर अब फुली सील्ड है। दूसरी एक वायल निकालकर डिक्लेयर करती है कि वो 100 बच्चों की जान सैक्रिफाइस करती है लॉर्ड ऑफ द मेल्टेड वर्ल्ड के लिए। लेकिन मेड स्माइल करती है और कहती है कि वो नीचे आए और इस वर्ल्ड को सप्रेस करें। एक रेड एनर्जी पूरे रूम को फ्लड कर देती है और पैमान को वॉल से पटक देती है।
उसे समझ आता है कि अगर अब रैट्स आ गए तो उसका चांस 0 है। मेड कंफर्म करती है कि वो लोग रैट्स है, लेकिन असली टारगेट प्रिंसेस है। वो दोबारा स्ट्राइक करती है, लेकिन पैमान हमारे प्रोटैगनिस्ट का डैगर यूज करके ब्लॉक कर लेती है। मेड शॉक होती है कि ये लड़की ब्लडीड है, टाइट्स टोन है, रिब्स क्रश्ड है, एग्जॉस्टेड है, फिर भी वाइटल पॉइंट्स बचा गई। लेकिन अब उसके पास ब्लड मैजिक बचा ही नहीं। एक ब्रूटल किक रिब्स में लगती है और वो फ्लोर पर क्रैश होती है। फिर भी पैमान अलग ही बनी है। वो वापस उठ जाती है। असैसिन कहती है कि वो उसको पेनलेस डेथ देगी और फिनिशिंग ब्लो के लिए जंप करती है। ब्लड स्प्रे होता है, लेकिन गेस करो क्या? हमारा मून उसके सामने आकर हिट टैंक कर लेता है। कोई ब्लॉक, कोई डिफ्लेक्ट नहीं, सिर्फ प्योर करेज। और अब हमें क्लैरिटी मिलती है कि शायद ये सब एन के पीछे था। 1+1=2 कवर पर भी एन ही है। सीन कट होता है, एन उसका नाम बुलाती है और पैमान गुस्सा करती है कि क्यों बुलाया। मून फ्लोर पर पड़ा होता है, खून थूकता हुआ याद करता है जब मेट ने पहले बोला था तुम जा सकते हो। उसने भागने का सोचा था, लेकिन डिसाइड किया कि नहीं। मून एन से पूछता है कि तू ये सब क्या कर रही हो। एन उसको बस कहती है यूजलेस फूल, रास्ता मत रोको। पैमन सीधा उसके पास से निकलती है और उसकी गर्दन स्लैश कर देती है। मेड घुटनों पे गिर जाती है और आइस प्रिंसेस डिक्लेयर करती है इट्स ओवर। मून फ्लोर पर पड़ा हुआ बस जिंदा रहने की कोशिश करता है। पैमन उसके पास नील करके सोचती है कि अगर मून उसके लिए जंप किया था तो इसका मतलब ये असैसिन्स उसने हायर नहीं किए थे। और जो सबसे ज्यादा शॉक करता है वो ये कि उसने उसे प्रोटेक्ट किया बिना किसी रीजन के, क्योंकि अगर प्रिंसेस मर जाती तो कोई उसकी सैक्रिफाइस के बारे में जान ही नहीं पता। मून कहता है अब ये सब मैटर नहीं करता, बस जैसा तुमने कहा था। उसने एक मर्द की तरह एक्ट करने का चॉइस लिया। ये सुनकर दिल टूट जाता है, लेकिन पैमन कोल्डली कहती है कि उसके पल्स से लगता है उसके पास 3 और सेंटेंसेस बोलने का टाइम है, तो वाइजली चूज करे। वो कहती है अपना फाइनल मैसेज डूक तक पहुंचा देगी। मून अपना हाथ उसके फेस तक बढ़ाता है और सच सच कहता है आई एम सॉरी। कहता है कि एंड में उसके फीलिंग्स रियल थे। उसका हाथ नीचे गिर जाता है और लगता है जैसे वो मर गया, एक लेजेंड की तरह गया। लेकिन हम सब जानते हैं वो सच में नहीं मरेगा। पैमन कहती है ये बास्टर्ड ऐसे सॉरी बोलकर नहीं मर सकता। उसको जीना होगा और अपने हर एक्शन का प्राइस देना होगा। वॉइड में मून फ्लोट कर रहा है, डिजी फील करता है, फ्लश्ड विद हीट। उसे लगता है डेथ इनएविटेबल है, लेकिन एटलीस्ट ये बेटर है गेम के स्टोरी लाइन से। अब उसने अपनी लाइफ अपने तरीके से खत्म की। लेकिन तब एक ब्लैक एनर्जी आती है और एक पैनल खुलता है जिसमें प्रोग्रेस ब्रेकडाउन होता है। एरोगेंस, एनवी, ग्रीड, शेमलेसनेस, लेजीनेस, ये क्लियरली 7 डेडली सिंस से लिंक्ड है। उसका स्कोर ग्लटनी -90%, एनवी 99%, एरोगेंस 50%। पेजेस फ्लिप होते हैं और वो चीज कहती है कीप ट्राइंग फॉर नाउ। मून गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम पहले क्यों नहीं आए जब मैं मर रहा था। और फिर आवाज आती है इग्नोर। सीन शिफ्ट होता है सीओएस में, जहां एशेस फ्लोट कर रहे होते हैं और कोई मुरमुर करता है कि कैम्बल एक्चुअल टारगेट नहीं था। तभी एक हेवी वॉइस पूछता है मेरे बेटे के साथ क्या किया तुमने। और एंट्री होती है फादर की, जो प्योर लायन हार्ट ऑरा रेडिएट कर रहा होता है। असैसिन तुरंत हिल जाती है। डैड कामली कहता है कि वो गेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और तुम्हें इनवाइट भी नहीं किया गया था। तुम यहाँ क्या कर रही थी? बोलो अभी, क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? ये बंदा यूजुअली सॉफ्ट है, लेकिन अब एक बीस्ट बन गया है। प्रोटैगनिस्ट के लिए पॉजिटिव बात ये थी कि वो मरने से पहले थोड़ा ऑरा ग्राइंड कर पाया, बिल्कुल संग जिन हू स्टाइल। फिर सीन कट होता है। प्रोटैगनिस्ट के लिए पॉजिटिव बात ये थी कि वो मरने से पहले थोड़ा ऑरा ग्राइंड कर पाया, बिल्कुल संग जिन हू स्टाइल। फिर सीन कट होता है। मून अपने बेडरूम में उठता है और उसके पास बैठी होती है एन, वही एन जो अब डेंजरस प्रूफ हो चुकी है। मून उठता है और वो पूछती है कि क्या यंग मास्टर अब बेटर फील कर रहे हैं, क्या डॉक्टर चाहिए? मून उठने की कोशिश करता है बाथरूम जाने के लिए, लेकिन चेस्ट पेन से गिर जाता है। वो कहता है कि उसके लेग्स वीक फील कर रहे हैं, अब उसको ध्यान रखना है। एन पर ट्रस्ट करना अलाउड नहीं है। एन कहती है कि उसकी फियोंसे ने कहा है कि उसका ख्याल रखे, इसलिए वो उसके पास रहेगी। और फिर कहती है कि वो उसको बातें करने में हेल्प करेगी और तुरंत उसके कपड़े खोलने लगती है। मून तुरंत रोकता है और कहता है कि अभी वो बेटर फील कर रहा है। एन कहती है ठीक है तुम इंडिपेंडेंट हो, लेकिन फिर भी
उसे उठाकर बाथरूम ले जाती है। बाद में वो कहती है कि तुम 3 दिन तक सोए रहे और प्रिंसेस पेमन खुद ने उससे कहा था तुम्हारा ख्याल रखे। तुम बेयरली सरवाइव किए हो, बहुत ज्यादा ब्लड लूज हुआ और ऑक्सीजन भी मिसिंग था। तुम लकी हो कि पेमन ने मैजिक यूज करके तुम्हें जिंदा रखा। ये सुनकर मून रियलाइज करता है कि शायद पेमन ने पोशन वाली बात मेंशन नहीं की, लेकिन एन बोलती है प्रिंसेस ने एक इम्पोर्टेंट चीज जरूर मेंशन की थी। वो रिवील करती है कि पूरा असैसिनेशन प्लॉट अनकवर हो गया। उसके फादर ने एक अटैकर को कैप्चर करके टॉर्चर करके ट्रूथ निकाल लिया। अब प्रॉब्लम ये है कि उन्हें किंग से माफी मांगनी पड़ेगी। उनकी डॉटर उनके एस्टेट में डेंजर में थी। और सबसे अजीब बात, मून को कोई पनिशमेंट नहीं मिला। अपेरेंटली प्रिंसेस पेमन ने किंग से कुछ ऐसा कहा जिससे वो माफ हो गया। मून रिलीफ फील करता है और बेड पर कोलैप्स कर जाता है। लेकिन एन तुरंत लीन करके पूछती है तुम इतने टेंस क्यों लग रहे हो, क्या हुआ? प्रिंसेस के साथ कुछ हुआ था क्या? मून तुरंत डिनाई करता है और कहता है नहीं, ऐसी हिम्मत ही नहीं मेरी, वो तो मुझे स्लाइस कर देती। एन लाफ करती है और कहती है मेडिसिन अभी गर्म है, ड्रिंक कर लो। मून सिप लेता है और तुरंत गैग करता है। ये क्या चीज है? एन एक्सप्लेन करती है ये एक टॉनिक है जो उसका ब्लड सप्लाई रीबिल्ड करेगा। तभी सीन कट होता है। इनमेट्स डोर के बाहर गॉसिप कर रही होती है। वो कहती है जब भी यंग मास्टर सावर चीज खाता है तो सबको विप करता है, लेकिन आज अजीब बिहेव कर रहा है। वो सोचती है कि मैडम को रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन मून उन्हें कहता है चुप रहो, ये बस रेगुलर मेडिसिन है। फिर वो पूरा ड्रिंक फोर्सफुली पी जाता है। मेड्स थोड़ी स्पूक्ड होकर डोर क्लोज करती है। मून कंफ्यूज लगता है और तुरंत सब वॉमिट कर देता है। लगता है जैसे क्रूड ऑयल वॉमिट हुआ हो। और सबसे खराब बात ये थी कि रिकवर करने के लिए उससे ये मेडिसिन और 2 बार पीना पड़ेगा। एन कैजुअली कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं पैनकेक्स और थोड़ा टी बना देती। वो उसको केक का स्लाइस देती है और मून शुक्रिया बोलता है और कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें रेज मिलना चाहिए। एन अपना स्कर्ट थोड़ा ऊपर लिफ्ट करके कहती है कॉम्प्लीमेंट अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अब मुझे अपना काम कंप्लीट करना है। जाते हुए वो कहती है नाइट स्टैंड चेक करो, एक लेटर रखा है। मून उसे तुरंत बुलाता है और कहता है वेट, तुमने पहले कहा था कि मैंने ये सावर मेडिसिन ऑलरेडी 4 टाइम्स ले लिया था, ये कैसे पॉसिबल है? मून सोचता है जैसे ही मेरे मुंह को टच करता है मैं उल्टी कर देता हूँ। एन बिल्कुल शांत रहकर जवाब देती है मैंने अपने मुंह में चीनी रखी और तुम्हें पास कर दी। वो आधा सेकेंड रिलैक्स होता है, फिर इमेज क्लिक करती है और उसे समझ आता है क्या हुआ। अब वो पिलो में मुंह दबाकर चीखता है, पर असली में बेड पर कोसी पड़कर सोच रहा है कि अगर ऐसी चीज इस बिग के साथ वाकई हुई होती तो लाइफ इतनी बुरी भी नहीं होती। तब उसे अचानक याद आता है कि उसने पेमन को भी किस किया था। वो लेटर उठाता है, अंदर लिखा होता है कि अब प्रिंसेस उसे आधा मर्द मानती है। वो सुकून की सांस लेता है, कम से कम क्राइम वाली सिचुएशन तो अवॉइड हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी माँ इमोशनल होकर कहती है कि इतनी डेंजरस रात के बाद भी तुम बच गए। वो रिलीव्ड है। मुंह कहता है कुछ सीरियस नहीं था, पर माँ बोलती है शीशे में देख लो, उसके सीने में एक बड़ा क्रेटर जैसा निशान है। वो कांधे उठाकर कहता है बस एक स्क्रैच है, जिंदा बच गया वही काफी है। डैड अग्री करते हैं, ऐसे निशान मेडल होते हैं। तुमने प्रिंसेस को बचाया, इसी वजह से बड़ा डिजास्टर टल गया। वो सोचता है इस दुनिया में एक भी नॉर्मल मेड नहीं, अभी पास खड़ी हुई भी किसी टावरिंग वॉरियर जैसी लग रही। वो कहता है उसको सब कुछ डिटेल में बताया जाए। डैड बताते हैं कि 3 असैसिन्स कैप्चर हुए, बहुत मेहनत से उनसे बात निकली। पता चला कि वो ट्रेन डेथ वॉरियर्स नहीं थे, वो विदरिंग किंग के फॉलोअर्स थे। मून कंफ्यूज होता है, ओरिजिनल स्टोरी में ये नाम कभी नहीं आया। डैड समझाते हैं ये कोई प्राचीन डार्क गॉड है जिसके खौफनाक कांड अनेक हैं। सही प्राइस मिले तो फॉलोअर्स कुछ भी कर देंगे, अपने माँ बाप तक को मार दे। फिर भी वोलाद को टेंशन ना लेने को कहते हैं। उन्होंने ऑर्डर दे दिया है इन लोगों को जड़ से मिटाने का। प्रोटैगनिस्ट स्टन रह जाता है। माँ याद दिलाती है कि उसके फादर ने अपनी पोजीशन मिलिट्री मेरिट से हासिल की। बोल्ड रहकर मून कहता है वो अपने फादर पर प्राउड है, वेल डिजर्व्ड। अब उसे असली बात जाननी है, पर्दे के पीछे कौन है। फादर कहते हैं नहीं पता। जिन शिकारियों को पकड़ा गया उन पर ऐसी अजीब कर्स थी कि जैसे ही नाम बोलने लगे तुरंत आग लग गई और वो मर गए। ब्लैक मार्केट को पूरी तरह मिटा दिया गया, पर कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। उनको इंटरेस्टिंग लगता है कि डैड ने ब्लैक मार्केट डिस्ट्रॉय कर दिया। ओरिजिनल बुक में भी ऐसा ही हुआ था। स्टोरी में तो गुस्से में रॉयल नाइट्स ने पूरा शहर जला दिया था। 3 महीने तक
मैसेकर चला, सीवर्स तक लाल हो गए। कम से कम इस बार सब जल्दी खत्म हुआ। दूसरी तरफ ये इवेंट एरियल के लिए बड़ा ग्रोथ आर्क था। क्लासिक प्रोटैगनिस्ट मोमेंट। वो ढेर सारे दुश्मनों से लड़ती और उसका ऑरा इवॉल्व होता। पर अब ये डेवलपमेंट नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मून ने मेट को 2 दिन छुट्टी दे दी। रात को सब वक्त करने को कहते हैं पर उसके पास वक्त नहीं, स्टोरी रेल से बाहर जा रही है। जितना ज्यादा बदलता है उतना कम वो ओरिजिनल बुक पर रिलाई कर सकता है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स प्लान बनाता है। जिंदा रहना, उस घटिया टेबल वाली एंडिंग जहां बंधा जाता है को रोकना, स्ट्रॉन्ग बनना और सबसे बढ़कर बुक पर भरोसा छोड़ देना। वो सोचता है, फिर मानता है, नहीं ये इतना सिंपल नहीं, और ज्यादा कॉशियस होने का फैसला करता है। असल सच ये है कि उसे अभी तक क्लियर नहीं कि उस विजन में कौन था। ना तो एरियल लग रही थी ना सीलिया, तो फिर कौन? वो बेड पर गिर पड़ता है। ओवरथिंकिंग बेकार। पहले स्ट्रॉन्ग बनना जरूरी है। ड्यूक का बेटा होने के नाते उसके पास रिसोर्सेज है पर सब कुछ बहुत कन्वेंशनल है। और बुरा ये कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने 1 साल प्रेस्टिजियस एकेडमी में वेस्ट कर दिया। रिजल्ट सिर्फ एक ट्रैश टियर लाइट स्पेल। फिर भी इतने पावरफुल फादर का बेटा होके कुछ तो टैलेंट होगा। बिल्कुल बेकार तो नहीं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट क्रू के लेवल तक पहुंचना मुश्किल। वो गॉड्स के चोजन है। पी इसका एग्जाम्पल यूज ओल्ड गॉडेस से डिवाइन अथॉरिटी मिली, तब से वो नॉन स्टॉप ग्रो कर रही है। ऐसी पावर सिर्फ मेहनत से बीट नहीं होती। और एरियल, उसे इंसेनली ब्यूटीफुल एलिमेंटल स्पिरिट्स का आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ एक नहीं बल्कि 10 से ज्यादा। क्या ही बुरा जीवन। मून के लिए सबसे बुरा ये है कि चाहे जितनी ट्रेनिंग कर ले, उनसे आगे निकलना नामुमकिन सा है। पर बैठा भी थोड़ी रहेगा। कम से कम खुद को डिफेंड करने लायक तो बनना ही होगा, खासकर अगर एरियल कभी उसके पीछे पड़ी तो। राइट साइड, शायद वो नए टैलेंट्स अनलॉक कर सके। वो उंगली छता है, ब्लैक बुक अपीयर होती है और सीधा उसके ट्रॉच पर लगती है। वो चिल्लाता है कि हर बार आते ही मारना बंद करो। तब एक अजीब सीटी सी आवाज और बुक खुलकर पेजेस फ्लिप करती है। पिछले कुछ दिनों की सारी कहानी रिटेल, इतनी डिटेल कि मून इरिटेट हो जाता है, जैसे वो कोई शेडी क्रीप हो जो उस बेचारी लड़की के साथ कुछ घटिया करने चला हो। तब उसकी नजर पड़ती है टेक्स्ट में असैसिन शब्द लाल चमक रहा है। अचानक एक अनोखी एनर्जी उसे घेर लेती है। वो बुक से कहता है अगले बार वार्निंग देना। और अब वो एक नए रूम में होता है, पहले वाले डंजन जैसा नहीं, शायद बुक का ही कोई और स्पेस। पीछे से किसी के कदम वो मुड़ता है, फिर वही लड़की जो पहले उसकी गर्दन पर चोट कर चुकी है। बूम, रिएक्शन का टाइम ही नहीं। लाइट्स आउट। वो फिर बेड पर होश में आता है। बेचारा समझने का टाइम भी नहीं मिला, एक ही हिट में डाउन। बुक स्टर करती है। डिस्प्ले होता है डैगर कॉम्बैट 1%, शैडो स्टेप 0.5%। आखिर यूज इस पागल दुनिया में अपनी एक्चुअल कॉम्बैट एबिलिटीज का पता चल गया। वो फायर्ड अप है, श्योर है कि उसका ये हैक काफी ओवरपावर्ड निकलेगा। रात को बेड पर लेते हुए वो मम्बल करता है। वो मुश्किल से बचा, बस 3 सेकेंड टिके। वो चेक करता है प्रोफिशिएंसी बढ़ी, हाँ दोनों में 1% का जंप। अब समझ आता है स्किल्स वाकई ब्रोकन है। शायद किसी एनिमी की एबिलिटी बुक रिकॉर्ड करती है और वो सीख सकता है, या सिर्फ जो वो देखता है। अगर सिर्फ देखने से होता तो आइस एबिलिटी मिल जाती, शायद नहीं, क्योंकि वो कोडेस डिराइव थी। जो भी हो, वो एक मैसिव स्किल के बारे में सोच रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो खुद से बोलता है जल्दी ही ये पावर और डैगर एबिलिटीज मेरी होंगी। कैसे तेज प्रोग्रेस करे क्लियर नहीं, पर अब पता लग जाएगा। बुक फिर उसके मुंह पर जा पटकती और बूम, सिर पर किक, चेस्ट पर स्लैश, पूरा बॉडी श्रेड। बाहर आने नॉक करती है। अंदर आती है तो उसे ब्लैंकेट्स के नीचे देखकर थोड़ा हैरान होती है, मुस्कुराती है, कहती है फनी है तुम अभी भी बचपन की तरह सोते हो। कितने क्यूट। वो ही प्रिजर्विंग स्पेल कास्ट करके कहती है अभी नहीं जागती। अन्य जिसका स्वीट स्माइल देखकर लगता है कभी ना तभी डीमन बनेगी, क्योंकि ये मासूमियत असली लगती ही नहीं। जैसे ही दूर बंद होता है, मून कंबल से निकलकर गुस्सा करता है, इस श्रापित बुक ने सीधा ग्रोइन पे मारा। या शायद ये चीप ट्रिक्स ही है। जो भी हो, वो डिसाइड करता है बार बार उस ड्रीम में घुसेगा जब तक उसे हरा ना दे। सूरज निकलता है तब तक 161 ट्राइज हो चुके। नेक्स्ट लेवल मेंटल रेजिलियंस। हर बार मर गया पर अब 30 सेकेंड टिक रहा है। एग्जॉस्शन का वेव आता है, चाय गिर जाती है, वो जमीन पर धड़ से गिरता है। पर फाइनली उसे स्ट्रॉन्ग बनने का तरीका मिल गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम, मरने का दर्द बिल्कुल रियल लगता है। उसने सोचा था सिस्टम को गेम कर लेगा, मरते ही तुरंत री एंटर करके फियर इग्नोर कर देगा, पर नहीं, इम्पॉसिबल।
पूरी रात ग्राइंड के बाद रिजल्ट्स। डैगर टेक्निक लेवल 2, शैडो स्टेप 11%, असैसिन लेवल से अभी बहुत दूर, पर ये इवॉल्व कर पाना ही ह्यूज डील है। वो एक्साइटेड होके शैडो स्टेप एक्टिवेट करता है, रूम क्रॉस करता है जैसे स्मोक ट्रेल्स छोड़ रहा हो, फिर अचानक दर्द से करा होता है, पैर जल सा गया। अब वो सोचता है कि पेमन पर अटैक करने वाली असैसिन ये कैसे बिना झिझक यूज कर रही थी। फिर क्लिक। ये टेक्निक्स उसके जैसे टियर 1 फाइटर के लिए बहुत एडवांस्ड है। एकेडमी में सिखाया गया था ऐसी टेक्निक्स हैंडल करने को पूरे बॉडी में की सर्कुलेट करके रीइंफोर्स करना पड़ता है, रिकॉइल कम होता है और ये सिर्फ लेवल 2 वॉरियर्स कर सकते हैं। तो प्लान, एक प्रॉपर टीचर ढूंढो, प्रेफरेबली हॉट ऑफ कोर्स। सेंट मरिया का ख्याल आ जाता है। मसला ये है कि पावरफुल मेजर्स तो बहुत जानते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स कम, क्योंकि इस दुनिया में मैजिक इतना ब्रोकन है कि मार्शल आर्ट्स पर कोई ध्यान ही नहीं देता। पंच किक करके क्या करोगे जब सामने से फायरबॉल आएगी। फिर क्लिक। एक वॉरियर है शायद पूरी स्टोरी का सबसे पावरफुल, बल्कि डेफिनेटली उसका डैड। वो कैसे भूल गया कि फाइनल बॉस उसी घर में रहता है। पिछले 100 सालों में कोई वॉरियर उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहा। 15 की उम्र में रॉयल गार्ड, 20 पर रेबल्स को कुचल दिया, 30 पर एम्पायर का मार्शल, 32 पर लायन हार्ट किंग का खिताब। उसने कभी लड़ाई नहीं हारी। ये बंदा सच में रियल डील है। अब हमारा बॉय सोच रहा है कि असली मून को जो ट्रैजिक एंडिंग मिली वो डिजर्व करता था। उसके पास सब कुछ था, परफेक्ट लाइफ, एक ऐसा फादर जो उसे सब कुछ सिखा सकता था, और उसने सब बर्बाद कर दिया। ठीक है, अब से वो डिसाइड करता है कि अपने डैड से पर्सनल ट्रेनिंग मांगेगा। आप सोचोगे नेक्स्ट लाइन में डैड मना कर देगा, लेकिन नहीं। अन्य फिर नॉक करती है और कहती है मास्टर उन्हें बुला रहे हैं। वो उसके साथ बाहर निकलता है और कहता है टाइमिंग परफेक्ट है। वो भी यही पूछने वाला था। बाहर 2 और मेड्स मिलती है, उनमें से एक चश्मा पहनी हुई है और शायद ये इस पूरी स्टोरी की पहली स्लिम लड़की है। मून नोटिस करता है कि सब अन्य को अब हेडमेड कह रहे हैं। वो उसकी तारीफ करता है। अन्य समझाती है कि पहली हेडमेड जो उसके बेड से उठाने के तुरंत बाद रिजाइन कर गई है, चली गई, इसलिए पोजीशन उसमें ली। उनको लगता है शायद वो उसकी वजह से निकाली गई। थोड़ा कंफ्यूजिंग। पराने कहती है टेंशन मत लो, हेडमेड ना सही पर वो हाउस होल्ड का हिस्सा रहेगी। तब उसकी माँ उसे एक अजीब सा टाइट हक देती है। इलस्ट्रेटर भाई थोड़ा टोन डाउन कर दो। माँ कहती है कि उसे मम्मी 1000 बार बुलाए, फिर उसका सर अपने पेट पर रखकर कहती है, सुनो हान, वो प्रेग्नेंट है, मतलब अब उसका एक छोटा सिबलिंग आने वाला है। इतने में फादर आ जाते हैं और कहते हैं ज्यादा एक्साइट मत हो, लड़का अभी रिकवरी से उठा है। थोड़ी देर बाद मून को पता चलता है कि डैड फ्रंट लाइंस पर वापस जा रहे हैं। वैसे फादर के पास जो मेड खड़ी है मैसिव, क्लियरली ट्यूब खुद हायरिंग करता होगा, और उसकी चॉइस रिफाइंड कह लेते हैं। वो कहते हैं कि आज दोपहर वो फ्रंट पर लौट रहे हैं और कम से कम 1 महीने के लिए दूर रहेंगे। इस दौरान मून को कैपिटल में ही रहना है। वो मिस फे को कहते हैं सबका ध्यान रखना। मून मना करता है, कहता है एम्पायर में और जनरल्स है, ऊपर से आप टूके हो। पर फादर समझाते हैं कि लगभग 10 साल की शांति के बाद अब सिचुएशन अर्जेंट हो गई है। बॉर्डर के पास अबिसल डीमंस के साइंस मिले हैं। मून को पता है ये असली में एक डिस्ट्रैक्शन है ताकि ह्यूमन फोर्सेस डिवाइड हो जाए। रियल इन्वेजन तो 3 साल बाद होगा जब एरियल सेवियर बनकर उठेगी। प्रॉब्लम ये है कि दाद ने चाहे 1 महीना बोला हो, पर शायद 3 साल तक वापस न आए ना, और मून का स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने का प्लान टूट गया। ग्रिफिन और कैरेज आते हैं। फादर हाथ हिला के बाय कहते हैं, बाबा बोलते हैं रो ना, मैं जल्दी आऊंगा। वो मून को बुलाकर कहते हैं कि जब उसने एम्प्रेस को बचाने के लिए अपनी जान दाव पर लगाई तो वो असली नाइट की हिम्मत थी, कैम्बल ब्लड की पहचान। वो फैमिली सिंबल याद दिलाते हैं, तलवार स्ट्रेंथ है, हम एम्पायर की ब्लेड है, ड्रैगन दुश्मन है जिसे हराना है, मतलब हम पूरी रेल्म का हथियार है। एक ना एक दिन हर आदमी को बैटलफील्ड पर कदम रखना पड़ता है। पता नहीं मून वो रास्ता चुने या नहीं, पर अभी इंपॉर्टेंट ये है कि वो रियल मैन बन गया है, और इसीलिए फादर वादा करते हैं कि अपनी जवानी में जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे सब मून पर लगाएंगे ताकि वो और स्ट्रॉन्ग बने। मून एक पल को चुप रहता है, फिर फादर सीरियस होकर पूछते हैं अन्य के बारे में सच में क्या सोचता है। मून घबरा के कहता है अच्छा भाई। फादर कहते हैं कि लड़की उनकी आंखों के सामने बड़ी हुई, अच्छे घर से है, स्मार्ट है, और सबसे जरूरी वो तुम्हें सिर्फ मास्टर से ज्यादा समझती है। अगर तुम उसे खोना नहीं चाहते तो जल्दी डिसीजन
मून बिल्कुल उलझा रहता है, फादर कह क्या रहे। ड्यूक सीधा बोलते हैं फैमिली को और एयर्स चाहिए। वाइफ अभी सेकंड चाइल्ड का रास्ता दिखा रही और फ्रंट पर वापस जाने से पहले ज्यादा टाइम नहीं। मून दरअसल कहता है कि वो टेक्निकली पेमेंट से एंगेज्ड है। फादर कहते हैं वो बस पॉलिटिकल हाई शादी हो भी गई तो पेमेंट मेन वाइफ होगी और एन सेकेंडरी। फिर डैड का चेहरा सख्त हो जाता है। फाइनल वर्डिक्ट, 3 साल बाद जब मैं लौटूं मून के पास एक बच्चा होना चाहिए, बस प्लान यही है। कैसे रूथलेस डैड ने एन को ऐसे पिच किया, मैं होता तो हार्ड पास। फादर निकलते ही एन रूम में आती है, कहती है उसने अपना नाम सुना, कुछ चाहिए। मून घुमा फिरा के नहीं बोलता, सीधा कहता है हमें एक बच्चा करना होगा क्योंकि डैड ने अभी यही बोला। पर वो मजाक समझकर कहता है सीरियसली मत लो, तुम्हारा काम मेड होना है, फ्यूचर में हम दोनों अपने अपने रास्ते चल देंगे। फिर वो बोल पड़ता है तुम परफेक्ट वुमन हो, तुम्हें कभी ना कभी कोई अमेजिंग इंसान मिल ही जाएगा, जब मिले मुझे कह देना, मैं तुम्हें ब्लेसिंग दूंगा। फुल कॉन्फिडेंस के साथ उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है बी ब्रेव, अपनी खुशी ढूंढो। वो खुद को जीनियस समझते हुए निकल पड़ता है, पर क्या वो यूज पसंद करता है? लगता तो ऐसा ही है, और जैसा एक्सपेक्ट किया था बात एन को बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो गुस्से से कांप रही होती है, दांतों के बीच से फुफकार कर कहती है वो सच्ची बदल गया है, अब और इंतजार नहीं है, काम आज रात ही होगा। आज रात हमारा लड़का लेता सोच रहा है सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा। सोचा था फादर से हेल्प लेकर स्ट्रांग बनेगा, लेकिन वो चले गए तो अब सब कुछ सोलो। फिलहाल एकेडमी से दूर वहां आधे लोग ऑल पावरफुल प्रोटैगनिस्ट से जुड़े हुए हैं। सिचुएशन और खराब होगी। पहले बेसिक्स मास्टर, फिर दुनिया। वो एक किताब बंद करता है, डार्क बुक उठाता है, उसको खोलता है तो बाकी किताबों का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। असली में बस कवर देखकर और कुछ पेजेस फ्लिप करके कंटेंट एब्सॉर्ब हो जाता है। ये छोटी किताब फास्ट लेवलिंग के लिए परफेक्ट है। बस इतने में एने मासूम सी शक्ल बना के रूम में क्या पढ़ रहे हो? वो हाथ हटा के पूछता है खाने को कुछ लाई? एने कहती है हाँ। वो बोलता है हल्का रखना। एने कहती है ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। वो विंटेज वाइन लाई, साल भर में सिर्फ 100 बॉटल्स बनती है, 200,000 कॉइन से ज्यादा की। मून कहता है मूड नहीं, अभी पढ़ रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। पर बोतल उसके हाथ में क्रैक हो रही। वो पूछती है क्या पियोगे? मून कहता है कॉफी, जिससे जगता रहूं। एने बोलती है सिर्फ वाइन या ब्लैक टी है। स्ट्रेंज काफी फेमिलियर लग रहा। वो कप देती है और माफी मांगती है कि कॉफी बीन्स रात खा गए, कल फ्रेश लाएगी। हे भगवान ने, बंदा कप को देखता भी नहीं, सीधा पी जाता है। शौक लगता है कप जमीन पर बारिशी ब्लरी। वो गिरते गिरते पूछता है तुमने धोखा क्यों दिया? एने उसे प्यार से पकड़ती है और कहती है वो कभी धोखा नहीं देगी, आराम से सो जाओ। कहती है उसका दिल टूटता जा रहा है, वो उसे इतना प्यार करती है, वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो बहुत बदल गया है, उसकी प्यार से प्यूरिफाई करना होगा। एक्सेप्ट करो दोनों हमेशा के लिए, साथ जब तक दुनिया खत्म ना हो। वो आंखें खोलता है, आप समझ ही गए, हाथ पैर बोर्ड से बांधे। प्रोफेसी गर्ल्स सीधे सामने। ये प्रोफेसी की कर्स कसम वो अपनी यूनिफॉर्म उतार रही बोलती है ब्लैक मार्केट वाला कभी फेल नहीं होता। पूछने लगता है तुम क्या कर रही? तुरंत कहती है तुम्हें अच्छी तरह पता है। फिर कहती है 10 साल पहले जब तुम सिर्फ 8 के थे, मैं तुम्हारे पास खड़ी थी, तब से मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए और अब तुम्हारी जिंदगी मेरी। अब मुझे तुम्हें ठीक करना है वापस सही रास्ते पर। मून कहता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। पर वो हश करती है कुछ मत बोलो, सब कुछ आज रात में संभाल लूंगी, सिर से पैर तक, अंदर बाहर तुम्हारा शरीर, तुम्हारी रूह, हर खुशबू, हर बाल, हर बूंद, सब मेरा होगा। चलो कम से कम अब दाद को इम्प्रेस करने की टेंशन नहीं, वो तो पूरी कोशिश कर ही रही। वैसे लगा था कोई ट्विस्ट आएगा, कोई आकर रोके, पर नहीं। सुबह वो आंखें थकी हुई लेकर उठता है, बिल्कुल ट्रेंड। ये बार बार हुआ, होश गया, बीच में जाग गया, फिर बेहोश, फिर जाग गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा से ओरिजिनल मून को वर्थलेस बना दिया था, जिसने यूज ऐसे ही बांध दिया, वो साली अन्य ही थी। वो कहता है उसने एक हिट में गिरा दिया। मेंटल प्रेप के बावजूद दर्द हाथ से ज्यादा। वो उससे कहता रहा है पागलपन बंद करो, कफ्स खोल। तो पर वो कहती है नो चांस, इतने सालों के इंतजार के सामने ये दर्द कुछ नहीं है। भगवान, ध्यान सीज पर चल रहे हो। हमारा बंदा दिखावा करता है कि बहुत तकलीफ है, पर सच में एडमिट करता है कि सेंसेशन अमेजिंग थी। फिर भी जानता है अगर ये चलता रहा तो वो मर जाएगा, उसे जल्दी भागना होगा। पर स्टील कफ्स दीवार में बोल्टेड, लिमिटेड मूवमेंट। वो बस कह देता है उसके रिस्ट दर्द कर रहे थे, थोड़ा स्ट्रेच कर रहा था। एन कहती है अब देर हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, पर मुझे मेंशन के अराउंड काफी काम हैंडल करने हैं, वरना लोगों को शक हो सकता है।
और ऊपर से वो सोच रही होती है कि शायद बेहतर होगा अगर घर के सब लोगों को ही खत्म कर दे, क्योंकि अब यंग मास्टर सिर्फ उसके है। ये सुनते ही मून होश में आता है, पैनिक करके विनती करता है कि ऐसा कुछ मत कर। वो कपड़े पहनकर निकालने से पहले पूछती है कि इस घर की किसी मेड में उसकी इंटरेस्ट तो नहीं? होपफुली नोएल नहीं। मून कहता है तुम पागल हो, किसी और के साथ कुछ नहीं चल रहा। वो हंसकर कहती है काम डाउन, बस टीज कर रही थी। जब तक वो सीधा रहेगा वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जब तक जरूरत ना पड़े। मून विनती करता है कि उसे छोड़ दो, क्या वो उसको हमेशा के लिए यहाँ बंद रखने वाली है? अचानक उसकी उंगली स्नैप होती है और मैजिकल कफ्स खुल जाते हैं। वो बस इतना कहकर वार्न करती है कि बेवकूफी मत करे। इस रूम का कोर एक सील्ड स्पेस है, स्टील से रीइंफोर्स, जो किसी अनजाने टावर से आया। ट्रांसलेशन, यहाँ से निकलना नामुमकिन। मून पूछता है लोगों को शक नहीं होगा? वो कहती है चिंता मत करो, उसने सबको बता दिया है कि फादर की स्ट्रॉन्ग बनने वाली स्पीच सुनकर मून एकेडमी वापस चला गया। कोई उसकी गायब हाजिरी पर सवाल नहीं करेगा और उसे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो रोज 3 मील्स लाएगी जैसे हमेशा करती आई है। फिर वैम, वो एक क्लीन हिट देती है। मून दर्द से बिलक उठता है। ये सब लाइन क्रॉस कर चुका, क्या कोई होश में बंदा ऐसी इंसैनिटी को हाँ कहेगा? वो बाय करके निकलती है। मून बुलाते रहता है दूर धड़ से बन। जिस प्रोफेसी में सबका जिक्र था उन सब में से वो निकलेगी, ये वो कभी सोच नहीं सकता था। और जब भी वो इस हालत को बुरा बोलता है, अगला सेंटेंस वही होता कितना अच्छा फील हुआ। इस बात से वो इनकार नहीं कर सकता। प्रॉब्लम ये कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो बचेगा नहीं। चाहे उसने मैजिकल सीलिंग का जिक्र किया, मून फिर भी दूर ट्राई करता है। हैंडल पकड़कर पूरी ताकत से खींचता है और तुरंत जमीन पर दर्द से गिर पड़ता है। पूरा रूम मैजिकली इनहैंस्ड प्योर स्टील का बना है, कोई रास्ता नहीं। आखिर बुक आ ही जाती है, इस बार उसके मुंह पर थप्पड़ मार के नहीं। मून सीधा कहता है उसके पास कोई चांस नहीं। इस औरत में बेईमान जितनी पावर और पोटेंशियल है। आज से ट्रेनिंग स्टार्ट भी करे तो मरने से पहले स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। बुक चुप चुप खुली रहती है। मून सोचता है जो होगा देखेंगे, रोने से बेहतर ट्रेनिंग ही सही। तब उसे याद आता है कल रात जिस किताब को पढ़ता था उसमें इस एग्जैक्ट सिचुएशन का इक्वेशन था। नेक्स्ट चैप्टर, वो 190-200 पुशअप्स कर चुका। कम से कम बॉडी होल नाइट के रूल के बाद भी थमी हुई है। पहले पायमान। अब अन्य ये क्या हो रहा है इस बंदे के साथ? दर्द से ज्यादा उसे चुभता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता, हमेशा ओवर पावर हो जाता है। पर अगली बार वो कसम खाता है वो पायमान। अब अन्य ये था, उसमें इस एग्जैक्ट सिचुएशन का इक्वेशन था। नेक्स्ट चैप्टर, तब तक वो 190-200 पुशअप्स कर चुका। कम से कम बॉडी होल नाइट के रूल के बाद भी थमी हुई है। पहले पायमान। अब अन्य ये क्या हो रहा है इस बंदे के साथ? दर्द से ज्यादा उसे चुभता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाता, हमेशा ओवर पावर हो जाता है। पर अगली बार वो कसम खाता है वो उसे गिराएगा। ये सोच अभी बनी ही थी कि अन्य आ जाती है। मुस्कुराते हुए दिन का काम खत्म। मून बोलना आसान, अब करके दिखाओ। वो कहती है वाइफ जैसी फील आ रही ऑफिस से घर आई, कितनी क्यूट, जैसे सब नॉर्मल हो। वो डिनर लाई है और परफेक्ट टेम्परेचर पर बात भी रेडी। कैसे डिस्क्राइब करूं? वो पूछती है पहले खाओगे नहाओगे या और ये छोटा झूठा सारी बातों के बाद सीधा बात की तरफ। तब मैं डूबता हुआ जैसे रिलैक्स कर रहा, पर चेहरे से लगता है रिलैक्स लास्ट चीज है। वो बोलता है वो बच्चा नहीं, उसको इस सब में हेल्प की जरूरत नहीं। कोई इस बेचारे को आजाद करो वरना मैं रीडर बन होके रहूंगा। अन्नी कहती है अब जब उसका बॉडी उसका है तो उसका ध्यान रखना भी उसी का काम है। वो उसकी हेयरिंग तक टेस्ट कर देती है, जबकि मून दिमाग में चिल्लाता है इस यानदरे से हरना अलाउड नहीं। डिनर टाइम आता है। मून थैंक्स बोलता है, फूड अमेजिंग प्लेट उठाकर खाता है। वो पूछता है ये किसका मीट है? एनी कैजुअली कहती है वेयर फ्री हॉर्न जायंट बुल, उसने खास उसके लिए बनाया क्योंकि वो फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। मून कहता है दोबारा कभी मत देना। वो स्मर्क करके कहती है वो तो उसे ये डजन्स ऑफ टाइम्स खिला चुकी चुपके से। मून उठ खड़ा होता, बस अब बहुत हो गया। उसे बंद करके रखा गया, धूप तक देखने नहीं देते। अब ये अजीब चीजें खिलाई जा रही है। अगर अभी नहीं छोड़ा तो धब फिर से आउट कोल्ड। बेचारा क्या करे? फिर से फूड कर्स्ट। वो धीरे से फुसफुसाकर कहती है एंजॉय करो, नाइट लॉन्ग होने वाली। आंखें खुलती है, बंदा रेक्ट। एने माफी मांगती है, कल रात डर लग गया था कि वो बचेगा नहीं, इसलिए इस बार थोड़ा हल्का हाथ रखा। हाँ जी, ये मॉन्स्टर को कौन सा चांस था? कल तक डोमिनेट करने की बात, आज फिर से क्रश। वो बात करने की कोशिश करती, मून इग्नोर। तो वो कहती है 2 दिन से गुड बॉय हो, एक रिक्वेस्ट
ग्रांट करूंगी। मून तुरंत कहता है फ्रीडम, वो कहती है इम्पॉसिबल, वो कहता न्यू क्लोथ्स, वो ये भी इम्पॉसिबल। मून का चेहरा ये कैसे विश है जब कुछ मांग ही नहीं सकता। अन्य समझाती हाईएस्ट लेवल विश अभी बस इतना है कि कल कब खाना है वो चूज कर लो। जिस साइट पर ये पढ़ रहा कमेंट्स में लोग कहते प्रोटैगनिस्ट बहुत सफर कर रहा, वो उसकी जगह लेने को रेडी है। मून सांस छोड़ता, ठीक है, फूड चूज करना कुछ ना करने से बेहतर। वो याद करता है इस सीजन में वो एक स्पेसिफिक सीजनल वाइन और एक स्पेशल फिश एंजॉय करता था। अन्य बोलती है वो फिश लेक पिपो से आती है, काफी दूर। मून ड्रामा करता, वो कभी फ्री स्पिरिट था, अब यहाँ बंद। अगर लेक बोर की थोड़ी फिश भी नहीं मिल सकती तो जीने का क्या फायदा। वो उसका नाम लेती है, फिर कहती ठीक वो ले आएगी। मून तुरंत उसका हाथ पकड़कर थैंकफुल दिल के शेप तक कहता है वो सफर कर रहा। क्या वाकई? वो कहती है गुड डे एट वर्क, वो घर पर वेट करेगा। एन वहीं पर शॉर्ट सर्किट, ब्लश, फिर अचानक लौट कर किस। मून स्टन, अब तो लगता है ये 4D चेस खेल रहा विलन का दिमाग उलझा रहा। वो कहती है लेक बोर की जर्नी कल दोपहर तक ले लेती, रेस्ट कर लो। बाहर जाके वो खुद को रोक रही, कहती है उसे कंट्रोल मुश्किल हो गया। यंग मास्टर सबसे क्यूट, वो फिश लाकर उसे और स्पॉइल करेगी। मून सोचता शायद अब उसे थोड़ा पीस और एक पूरी रात की नींद मिल जाए। मतलब बुक निकालने का टाइम ट्रेनिंग स्पेसेस में ग्राइंड करे। वो स्पेस ऑफ 1000 लॉक्स वाली सिमुलेशन एंटर करना चाहता, मैजिकल सील्स तोड़ने की एबिलिटी लेवल अप करने को। एक पिछली किताब बेस्ड। उधर बारिश और तूफान के नीचे किसी को वार्न किया जा रहा, लेक बोर इस वक्त एक्सट्रीम डेंजरस, वापस जाओ। जैसे ही आदमी उसका हाथ पकड़ता, एन पावर एक्टिवेट करके उसका हाथ छेड़ देती। यंग मास्टर के सिवा कोई उसको टच नहीं करेगा। दोबारा रोका तो मछलियों को खिला दूंगी। था बन गया, अगर पगली मरना चाहती है तो वो नहीं रोके, पर उसे पता हो लेक पीपर का मास्टर जाग उठा। गिल्ड ने कंफर्म किया ये मोनार्क क्रीचर है। एन हाथ उठाकर कहती इसलिए वेदर ऐसा। बोटमैन मटर करता 300 कॉइंस छोड़ देना, हाथ का इलाज करना है। और सबसे ज्यादा एडवेंचरस गिल्ड से पंगा मत लो, वो बिना कीमत छोड़ेगी नहीं। एन के पास बर्फ के डब्बे में कॉइंस की बकेट पड़ाई। वो फिर पूछता वाकई जाना है? समझो कितना खतरा। मैं गिल्ड से बैर। एन कहती मुझे फर्क नहीं, वो मेरे लिए कुछ नहीं, मैं ये लव के लिए कर रही। कट लेक के पास एडवेंचरर्स का ग्रुप, एक लड़की स्टाफ लेके कहती रॉड को कुछ नहीं होने दूंगी, इस मिशन के बाद कन्फेस करूंगी। कोई चिल्लाता एरिका फोकस, डे ड्रीम मत, तू हीलर है अभी कास्ट करो वरना हम नहीं टिकेंगे। वो मैजिक चैनल करती। दूसरा एडवेंचरर चिल्लाता क्रीचर आ रहा, स्पेशल अटैक्स इतने टैंक किए अब असली रूप दिखने वाला। तब एक जायंट शार्क लेक से गिरा, ऑब्वियसली लेक का मास्टर। वो मैसिव वाटर बम चार्ज करता, कोई रॉड का नाम चलाता, रॉड ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ से बैरियर खड़ा करता। मेज को कहता स्पेल छोड़ो, वो स्टाफ से कॉन्जर करती। निकला हीलर प्लस मेज मल्टीटास्किंग, और स्पेल लैंड होने से पहले ही एक और एक्सप्लोजन। वो रॉड को कहती चार्ज करो। मौका देख के क्रीचर के सिर पर सीधा स्लैश, पूरा लेक डेटोनेट जैसा। वो थक कर भी थंब अप, इट्स डन। वह पावर हाउस मेज और डेडिकेटेड हीलर, परफेक्टली बैलेंस्ड पार्टी। मेज बाल ठीक करती, स्माइल। बेचारी एरिका को लगता है उसने कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। रॉड और टिया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट, साथ एडवेंचर करना ग्रेट। एरिका अंदर से टूट रही, बचपन का प्रॉमिस। वो और रॉड हमेशा 2 सालों से मेहनत, पर अब वो यूज देखते ही नहीं। वो पहली थी जो उसके पास खड़ी, अब वो बैकलाइन सपोर्ट और रॉड किसी और पर फ्लैट। टिया अभी हील कर रही है। रॉड अचानक एरिका को बुलाता, स्नैप आउट, लेक मॉन्स्टर डाइसेक्ट करने में हेल्प, पर कुछ ऑफ लगता। अजीब आवाज पानी की सतह पूर की, बूम, पानी आसमान को। एक और लेक बीस्ट, ये अलग है, रियल डील। टिया जल्दी से 3rd टियर स्पेल बढ़ी, पर असर जीरो, मैजिक। उसके गले पे कुछ नहीं। बीस्ट अपने हॉर्न से थंडरस्टॉर्म काउंटर, बिजली आसमान चीर देती। एरिका रॉड को खींचकर हटाती, संभालो, पर वो कहता हटो, ये मॉन्स्टर हमारी औकात से बाहर। वो पूछती अब क्या? मैं टिया को प्रोटेक्ट करूंगा, उसे पार्टी में मैं लाया, मेरा जिम्मा, मरना पड़ा तो उसके साथ। एरिका ये सुनकर और टूट जाती। रॉड चार्ज करता, दूर से कोई चुपचाप सब देख रहा, ऑफ कोर्स। एन मोनार्क बीस्ट की पावर फर्स्ट हैंड देखने आई। सोचती अगर ड्रैगन्स भी ऐसे होते तो यंग मास्टर के लिए वो स्पेशल पार्ट ला पाती, पर वो हमेशा मॉन्स्टर मीट क्यों खिलाना चाहती। फिर से बॉस, लाइटनिंग रेडी। रॉड जानता ये एंड है, तभी एन बाइंडिंग स्पेल कास्ट करती। आसमान से बिजली सीधा क्रीचर पर, जो अटैक वो छोड़ने वाला था कैंसिल। कोई एरिका से पूछता ठीक हो? एन वो एरिका को कहती दूर रहो, ये मॉन्स्टर वो हैंडल करेगी।
और कहते ही वो एक और रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट करती, एरिका रियलाइज करती ये वुमन लिक्विड मेटल मैनिपुलेट कर रही। क्रीचर हर तरफ से पियर्स एंड शांत हवा में तैरते तैरते बीच से तलवार फौज कर रही, जैसे हवा पर चल रही हो। कहती है मॉन्स्टर को प्राइस देना होगा, उस फिश को डरा कर भगा दिया जो वो यंग मास्टर के लिए लाने आई थी। प्लान बिगड़ने की सजा डेथ। एक साफ स्लैश क्रीचर दो हिस्सों में गहराइयों में डूब। रोड साइड से स्टन्ड मॉन क्लास बीस्ट ऐसे कट। हाँ, हमारे स्वीट प्रोटैगनिस्ट को बहुत काम करना है अगर कभी इस प्रिय बंधन से आजाद होना है। एरिका दौड़कर रॉड को चेक करती। वो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन टिया की हालत अच्छी नहीं। उसके पास कुछ हीलिंग पोशंस हैं पर काफी नहीं पड़ेंगे। कैट वो एरिका से कहता है कि जाकर उस औरत से बात करे, पता लगाए क्या वो एडवेंचरर है और क्या वो उनकी पार्टी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि जो कोई मोनार्क बीस्ट को ऐसे मार सकता है वो तो पार्टी के लिए एक धमाकेदार एडिशन होगा। अन्य तब लेक के किनारे बची हुई मछलियां समेटने में बिजी है। प्रॉब्लम ये है कि वो यंग मास्टर से पूछना भूल गई कि उसे कौन सी फिश एक्चुअली पसंद है। इतने में एरिका आकर बताती है कि जो दो फिश अन्य हाथ में पकड़ रही वो एडिबल नहीं, एक पकने पर बहुत बुरा स्मेल करती और दूसरी हाईली टॉक्सिक है। आगे वाली दो लोग वही लेक बिपोर की फेमस एडिबल फिश है। अन्य क्यूरियोसिटी से पूछती है तुम्हें कैसे पता। एरिका समझाती है कि वो पहले यही आसपास रहती थी। काफी नोबल्स उन फिश को पसंद करते थे तो वो पकड़ती और बेचती थी। सिर्फ 15 मिनट में अन्य को प्रेप करते देखकर ही उसे समझ आ गया कि इसे कैसे हैंडल करके परफेक्ट बनाया जाए। एरिका फिर पूछती है क्या तुम यहाँ किसी से प्यार करती हो और उसके लिए ये फिश लाने आई हो। एनी शांत तरीके से कहती है हाँ, जिससे वो प्यार करती उसने फिश मांगी तो वो आ गई। एरिका कहती है किसी से इतना प्यार करना और उसका तुम्हारा प्यार पाना वो बहुत लकी होगा। एनी थोड़ी देर रुककर सोचती है कि उसका प्यार कैसे रिसीव हो रहा। अभी तो वो बंदा अंधेरे कमरे में बेहोश पड़ा रहता। और फिर कहती है हाँ, वो बहुत लकी है। मुझे यकीन है वो मेरे प्यार की गहराई समझता है। वो मुट कर जाने लगती है पर एरिका उसे रोकती है। वेट, प्यार के बारे में बात है, मुझे एक मैच्योर वुमन की राय चाहिए। एन ने फिश रख देती है और कहती है प्यार ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमेशा क्लियर नहीं होता, लेकिन क्योंकि तुमने फिश में मदद की मैं भी कुछ एडवाइस दे देती। एरिका क्लासिक तरीके से शुरू करती है मेरी एक फ्रेंड है, काफी वक्त से किसी को पसंद करती है पर पक्का नहीं कि वो बंदा भी वैसा फील करता है या नहीं। मेरी फ्रेंड थोड़ी शाय, थोड़ी नाइव और अब एक नई लड़की पिक्चर में आ गई। तब से वो लड़का उस नई लड़की के साथ ज्यादा अच्छा बिहेव कर रहा है तो मेरी फ्रेंड सोच रही गिव अप करने की। एने ध्यान से सुनती है और पूछती है तुम्हारी ये फ्रेंड उस लड़के से कितना प्यार करती है। एरिका तुरंत कहती है मैं नहीं, मेरी फ्रेंड। एने एक्ट कट कर देती है सीधा बोलो। एरिका आखिर मान लेती है हाँ, वो खुद बचपन से 10 साल से ज्यादा। एने सीधी आंखों में देख कर पूछती है क्या तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगी। एरिका कहती है सिर्फ जान ही नहीं, कुछ भी, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो। लो जी, एक और केस रेल से बाहर। एने बस सिर हिलाकर कहती है तो जवाब तो तुम्हारे पास है। अगर प्यार इतना गहरा है तो फिर कुछ पूछने को बचा ही नहीं। अपने दिल की असली आवाज फॉलो करो। जिसको प्यार करती हो उसके लिए सब कुछ दे दो और सबसे जरूरी ऐसे फैसलों से पहले अच्छी तरह सोच लो जिन पर बाद में पछताना पड़ सकता है। एन चल पड़ती है। एरिका वहीं खड़ी फॉलो योर हार्ट वाली स्पीच को दिमाग में दोहराती रहती है। तभी अचानक एक अजीब सी आग भड़कती है। बाहर नहीं, अंदर एक आवाज फुसफुसाती है क्या तुम वाकई सबको छोड़ दोगी, सच में हार मान दोगी। आवाज कहती है मोरालिटी, कानून, अपनी जिंदगी तक सब छोड़ दो, उसके लिए सब कुर्बान कर दो, किसी को यूज छीनने मत दो। ये दुनिया तो टाइम बॉम्ब है। जैंग हा वाली स्टोरीज के इनसेन कैरेक्टर्स याद आ गए पर ये तो अलग ही लेवल का क्रेजी है। अब एरिका कांपते हुए बोलती है अगर रॉड किसी और का हो गया तो वो टूट जाएगी। आवाज बोलती आखिर तुम समझ गई, अपनी गहरी ख्वाहिशें अपनाओ और यूज क्लेम करो, पर एक कैच, रॉड स्ट्रॉन्ग है, उसके हाथ तोड़ दो, गले में कॉलर डाल दो और यूज एक पेट बना दो। डीमंस इस दुनिया में सचमुच कुछ और ही है। इधर रॉड टिया के पास बैठा दुआ जैसा कुछ पढ़ रहा है। वो एरिका से पूछता है तुम ठीक हो और उस औरत के साथ क्या हुआ। एरिका कहती है वो ठीक है, लेडी ने कुछ नहीं, थोड़ा वक्त इसलिए लगा क्योंकि उसका मना खत्म हो गया था। बस प्रॉब्लम ये है कि वो किसी नोबल फैमिली की मेड है तो पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाएगी। रॉड कहता है
ठीक वो बस पर्सनली थैंक्स कहना चाहता था। टिया अग्री करती है अगर वो औरत ना होती तो सब मर चुके होते, पर टिया ऐड करती है कि उसे कुछ अजीब लगा एरिका के सीने पर एक वियर्ड मार्क। एरिका फटाफट कवर कर लेती है और बोलती है कुछ नहीं, शायद इम्पैक्ट से या मैजिकल बैकलैश बाद में चेक करवा लेगी। अन उसका चेहरा प्यार से छू कर कहती है लगता है अब वो सच में अपना बॉडी और सोल देने को रेडी है। वो माफी मांगती है, लेक बोर बहुत दूर था इसलिए फ्रेशेस्ट फिश लाने में एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम लगा, पर ये रही बिल्कुल वही जो तुमने मांगी थी। और वाह, प्रेजेंटेशन फुल फिश पर 5 क्लीन कट्स, 3 हर्ब्स, सीधा ओवन, रिडिकुलस प्लेटिंग, मून हाइप स्मेल अमेजिंग, हाथ बढ़ाकर टेस्ट करने ही वाला। अन एयरप्लेन वाली रूम से खिलाती है। वो थैंक्स बोलता है और कहता है तुम भी खा लो, पर वो सिर हिलाकर कहती नहीं, इस बार नहीं, ये स्पेशली तुम्हारे लिए। वो वॉर्न करती है फिश में बोन्स बहुत होते। वो हंस कर कहता है मैं बच्चा नहीं, पर जैसी ही बाइट लेता कुछ गले में अटक जाता। अन तुरंत झुक कर कहती है वो हैंडल कर लेगी। मून पैनिक कैसे? वो डेडपैन कहती है मैं अपने होठ तुम्हारे होठों पर रखूंगी, अपनी लंग से पुल करके बोन निकाल दूंगी, एयरवे क्लियर हो जाएगा। मून कहता है तुम बिल्कुल पागल हो, ये सेंस नहीं बनाता। पर जिंदगी जालिम है और हमारा लड़का फिर ट्रैजिक फेट झेलता है। नेक्स्ट चैप्टर। सीधा कैओस। एन खुशी से कहती प्रॉब्लम सॉल्व, बोन निकाल गया। मून थका हुआ थैंक यू बोलकर सिर्फ इसलिए खाना चलता रहता है कि वो बात करना बंद कर दे। थोड़ी देर बाद प्लेट खत्म। वो मानता है फिश सच में एक्सीलेंट थी। 25 सेंट्स वेजर। अब वो क्या चाहेगी, पर मून मना कर देता, अभी नहीं, मुझे ब्रेक चाहिए। तब एन साइकोलॉजिकल कार्ड निकलती, तो तुम मुझसे थक गए। पर हमारा लड़का स्लिक कहता एक्सपर्ट्स के मुताबिक खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज अच्छा नहीं, बॉडी को नुकसान। अगर इसी स्टेट में चाइल्ड कंसीव हुआ तो हेल्दी नहीं होगा, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड। एन इस सबको उसकी गहरी कंसर्न समझकर इमोशनल हो जाती। ठीक है, बात बनती है मैं रात को वापस आकर हमारा काम कंटिन्यू करूंगी। जाने से पहले कैजुअली बताती है कि वो सिवित नाम के फेमस शहर से गुजरी, कस्टम डिजाइन्ड आउटफिट्स के लिए मशहूर। मून पूछता इसका क्या लेना देना? वो कहती है उसने एक कॉम्बैट आउटफिट खरीदा, फियर्स और आर्मर से भरा। मून के चेहरे से ही पता चल रहा क्या सोच रहा। वो तुरंत कहता है कि उसे ऐसी चीजें पसंद नहीं, वो एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी है। एन मुस्कुराती है काफी अरसे से हूँ, तुम्हारे सब मैगजीन्स देखे हैं। वो बताती है उसकी ब्लैक स्टॉकिंग्स भी। उसके लिए मून स्टन्ड उस लगता था, बस उसका फैशन चॉइस पर मानना पड़ेगा। हाँ, उसे पसंद थी। वो हंस कर उसे अडोरेबल बोलती, हाथ हिलाकर कहती है नैप ले लो और चल देती। और मून अभी भी उसी कमरे में हंसा सीरियसली। उम्मीद है हमारा प्रोटैगनिस्ट जल्दी निकले। बाहर से देखने पर सब इतना बुरा नहीं लगता, पर क्या वो हमेशा के लिए बंद रहेगा? रुको, वो तो अभी उठकर अपना स्किल एक्टिवेट करके डोर अनलॉक करने की कोशिश कर रहा। और ये जीनियस, उसने जानबूझकर फिश बोन मांगा, उसे ही मेकशिफ्ट लॉकपिक बना लिया। और जैसे ही काम शुरू करता ट्रैप ट्रिगर मैकेनिज्म पर 12 कट्स, वो तुरंत पीछे गिरता। ये मजाक है, ऐसी इंसेन चीज मैन्युअली कैसे खुलेगी? थियरी के मुताबिक हर पिन को एग्जैक्ट हाइट तक लिफ्ट करना होगा बिना फिश बोन तोड़े, तब रिलीज होगा। कैच, उसने बस 4 फिश बोन्स छुपा पाए और इस लॉक को 12 परफेक्ट अटेम्प्ट्स चाहिए। ये तो जहन्नुम है। और अगर बोन अंदर टूट गई और एक टुकड़ा रह गया तो वो तुरंत पकड़ लेगी। वो फिर ट्राई करता और स्नैप, एक और टूट गया। पहले ही 3 टूट चुके। 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया। वो किसी भी वक्त खाना लेके वापस आएगी। मून बुक को बुलाता है। लास्ट मिनट स्टडी अब ब्रूट फोर्स से नहीं होगा। कम से कम पहले 10 पिन्स की एग्जैक्ट हाइट मैप हो गई, बस आखिरी 2 अब लूज करने को कुछ नहीं। ऑल और नथिंग। किचन में 2 मेड्स हैंग आउट कर रही हैं। एरिका एन की बनाई फिश टेस्ट करती है, मानती है सच में लाजवाब। लेक बोर के क्रीचर्स मजाक नहीं। एने थैंक्स देती है एरिका की मदद से वो यूजुअल से 1 घंटा पहले कुकिंग फिनिश कर पाई। एरिका पूछती अचानक नए रेसिपीज क्यों? यंग मास्टर टू अकेडमी चला गया, मैडम प्रेग्नेंट है और दूसरी एस्टेट पर रेस्ट कर रही। फिर भी एन हर बार एक्स्ट्रा पोर्शन क्यों बनाती? एन का हाथ धीरे से नाइफ की तरफ माना गैदर हो रहा, पर एरिका जल्दी से बोल पड़ती, समझ गई, तुमने कोई सीक्रेट पेट छुपाया है ना, शायद क्यूट सी कैट। वो बताती है पुराने घर वालों ने कभी पेट्स अलाउ नहीं किए थे, फर और मेस की वजह से, पर अब जब वो यहाँ नहीं, तुमने स्नीक इन की कोशिश की। एन सांस छोड़ती, पकड़ लिया, सीक्रेट रखना। एरिका कहती कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कभी मिलवाना। एन मुस्कुरा कर कहती
शायद कभी अभी नहीं, वो बहुत शाय है और जल्दी डर जाता और सोचती हुई निकलती है कि अच्छा हुआ वर्स्ट केस एरिका को मारना और आफ्टरमाथ तक नहीं जाना पड़ा। इस बात से यूं एक और चीज फील होती, यंग मास्टर को इतने दिन रूम में बंद रखना उस पर भारी पड़ सकता या फेडअप हो सकता। ऊपर से उसके पेट में कुछ महसूस भी नहीं, प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई, कम से कम 10 महीने और लगेंगे। शायद उसे वकाई कोई पेट ला देना चाहिए ताकि यंग मास्टर रिलैक्स करे। कैट बुरा आइडिया नहीं, या सीधा उसे पूछ लेगी, तभी उसका चेहरा बदल जाता, ट्रे हाथ से फिसल जाती, खाना जमीन पर। जब वो रूम पर पहुंचती, डोर खुला, हमारा लड़का बाहर फाइनली एस्केप। चलो, वो मैंशन के एक रन डाउन विंग में छुपा होता, फर्नीचर टूट फूट, अंधेरा, धूल। वो लड़खड़कर गिरता जोर से लगती है, सब गंदा, लाइटिंग खराब, पर जो भी हो, बॉडी के मेमोरीज से ये पता है वो कहाँ है। और अगर एक मैजिक ट्रिक ये यूजलेस बंदा जानता है तो वो छोटा सा लाइट ऑर्ब है टाइम टू यूज, उसे निकालना है इसे पहले कि वो यूज ढूंढ ले। जैसे ही ये सोचता, क्लैंग, एक नाइफ उसके सिर के बगल वाली दीवार में जाके धंस जाता। वो सांस रोकते कहता, इम्पॉसिबल, मैं इतना दूर भागा और अभी पकड़ा गया। तभी वो आवाज आती है, शैडोज से, शांत और डरा देने वाली।